हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो 17 मई से लेकर आपके पास 23 मई तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपने पुरानी वाली वीडियो कंप्लीट कर ली होगी और जो जो उसके साथ स्टैटिक होगा वो आपने ऐड कर लिया होगा। जो भी आपको डाउट रहेंगे वो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करेंगे आज हम, और पहली इंपॉर्टेंट न्यूज और पहले इंपॉर्टेंट सेक्शन पे चलते हैं जो कि किसके बारे में बात करता है, अपॉइंटमेंट्स और पर्सन इन न्यूज के बारे में बात करता है। ठीक है, तो जो जो इसके साथ भी स्टैटिक ऐड होता होगा उसको भी जोड़ेंगे और जो जो चीजें आती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके पास आता है, चेयरपर्सन ऑफ IAMAI। अब एक एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, समझेंगे क्या चीजें लिखी गई हैं। ठीक है, आइए पहला कहता है बच्चे आपके पास यहाँ पे MN श्रीनिवासु जो है वो क्या अपॉइंट हुए हैं, वो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं किसके बच्चे, मुंबई बेस्ड इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन के। ठीक है, ध्यान देंगे किसके अपॉइंट हुए हैं, तो आप गौर करेंगे इंटरनेट एंड, जो कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसके चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। अब गौर करना बच्चे, ध्यान देना। ठीक है, पहले इस बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर आते हैं बाकी चीजों के बारे में। ठीक है, गौर करो। देखो कहता है, पहला हमने क्वेश्चन निकाला कि ये लिखा हुआ है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये तो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, ये तो हमारे पास ये आ गया ना, बॉडी का नाम आ गया। इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इस बॉडी का हेडक्वार्टर कहां पर आपको देखने को मिलता है, मुंबई महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करते हैं बच्चे, यहां पर कहता है IAMAI है क्या एक्चुअली में, तो गौर करने वाली बात है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है जिसकी स्थापना सन 2004 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, सन 2004 में की गई थी। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि एक्चुअली में ये जो जिनका है MN श्रीनिवासु, इन्होंने किसे सक्सीड करा है और किसकी जगह पर ये आए हैं, तो गौर करेंगे ये किसकी जगह पर आए हैं बच्चे, तो आप याद रखेंगे हर्ष जैन। हर्ष जैन की जगह पर बच्चे तो MN श्रीनिवासु आए हैं, पर याद रखें। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था कि ये जो IAMAI है इसका काम क्या है, तो गौर करेंगे IAMAI एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। ध्यान देने वाली बात है, कैसी बॉडी है बच्चे हमारे पास, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। और इस बॉडी की जब हम बात करते हैं, मतलब जो IAMAI के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है बच्चे, जो कि लगभग 600 इंटरनेट फर्म्स हैं। गौर करना, जो 600 इंटरनेट फर्म्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं उन सब के बारे में डील करती है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात हो गई आपके पास कि IAMAI का मतलब काम क्या है, तो ये एक्चुअली में एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जिसकी स्थापना कब की गई थी, 2004 में। और गौर करने वाली बात है किसकी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, तो आप याद रखेंगे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है किसकी, इंटरनेट फर्म्स और स्टार्टअप्स की। ठीक है, बन गया एक क्वेश्चन। सेकंड निकालते हैं, अगर हम बात करते हैं ये जो बॉडी है इंडिया में क्या बढ़ा रही है बच्चे, तो ये इंडिया में डिजिटल, ध्यान देंगे डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या डिजिटल जो सर्विसेज है उनको क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास बन गया कि IAMAI का एक और काम क्या है, तो आप गौर रखेंगे ये क्या काम कर रही है बेटा साथ में, तो इसका मेन काम एक और जुड़ा हुआ है और वो मेन काम क्या आता है आपके पास यहाँ पे, डिजिटल सर्विसेज को प्रोवाइड करना। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े थोड़े फैक्ट निकालेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है और इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, अब जोड़ेंगे स्टैटिक और स्टैटिक के साथ क्या क्या ऐड हो सकता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए, जब भी बच्चे हम इंटरनेट की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं, आप सबको पता है कि जब भी हम बोलेंगे यहाँ पर इंटरनेट, तो इंटरनेट एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू सम केसेस, गौर करना मैं क्या बोल रही हूँ, अकॉर्डिंग टू सम केसेस इसको आर्टिकल नंबर 19 में भी डाला गया है और अकॉर्डिंग टू सम केसेस इसको आर्टिकल नंबर 21 के अंदर भी डाला गया है। ठीक है, तो गौर करेंगे आर्टिकल नंबर 21 का भी ये भाग रहा है और कभी ना कभी ये किसका पार्ट बन जाता है, मतलब केसेस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा कि कभी ये 19 में जा रहा है, कभी ये किस में जा रहा है, 21 में जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट। अब बात करते हैं किसके बारे में बच्चे, मुंबई के बारे में। और मुंबई की जब भी हम बात करते हैं तो मुंबई को क्या कहा जाता है, तो मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप सबको पता
है, इसे हम क्या नाम देते हैं बच्चे? तो इसे हम फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए फैक्ट जोड़ेंगे, देखेंगे क्या चीजें जुड़ सकती हैं। बात करते हैं किसके बारे में? जब भी हम मुंबई की बात करते हैं हम कहाँ पहुंच जाते हैं भाई? महाराष्ट्र में पहुंच जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं, समझते हैं महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960 को किसकी स्थापना की गई थी बच्चे? महाराष्ट्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, सॉरी। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या आती है हमारे पास? मराठी। और मराठी अभी पिछले ही साल, गौर करना, पिछले ही साल 2024 के करंट अफेयर में हमने पढ़ा था कि इसे किस चीज़ का दर्जा मिल चुका है? तो इसे दर्जा मिल चुका है किस चीज़ का बच्चे? क्लासिकल लैंग्वेज का। निकल गया एक और क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो इंडिया का फर्स्ट जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, या फिर जिसे हम कई बार क्या कहते हैं? एटॉमिक पावर प्लांट, जिसका नाम क्या है बच्चे? तारापुर। वो भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो वो भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? महाराष्ट्र में। और कब बना था बच्चे ये? तो 1969 में ये बना था। ठीक है, चलिए एक दो फैक्ट और जोड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं किसकी यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं किसकी? महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के फोक डांसेस कौन कौन से हैं इनके बारे में भी सीख लेते हैं। जिसमें एक आता है आपके पास लेजिम, ध्यान रखना है आपने, लेजिम। एक आता है आपके पास लावनी। ठीक है, क्योंकि आपका भी पेपर नजदीक आ रहा है एसएससी का, तो उसमें ऐसे फोक डांसेस, फोक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें 10 अवतार, ठीक है, 10 अवतार, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कौन कौन सा हुआ आपके पास? लेजिम हो गया, आपके पास सॉरी लावनी हो गया, उसके बाद कोली हो गया, गाजा हो गया, हाँ कोली आ जाएगा आपके पास, गाजा आ जाएगा आपके पास, और एक आ जाएगा तमाशा। ये सब किसका डांस फॉर्म बनते हैं बेटा? तो ये बनते हैं महाराष्ट्र के फोक डांसेस आपके पास निकल कर आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, मैं ये तो नहीं कहती कि यही क्वेश्चन आएगा, हाँ, बट अगर ये ऑप्शन में आ गए तो तुम्हें इतना तो याद रहेगा यार, ये महाराष्ट्र क्या है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, एक और बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक और चीज सीखते हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर हम बात करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के ऊपर भी न्यूज देखी स्टैटिक मतलब हमारे एसएससी के पेपर में क्वेश्चन देखे जाते हैं, तो उसमें बात कर लेते हैं। जब भी हम बात करेंगे, आप सबको पता है अजंता केव्स के बारे में। ठीक है, अजंता केव्स, एलोरा केव्स आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? तो ये कहाँ देखने को मिलती है? महाराष्ट्र में। सेकंड, अगर हम बात करते हैं कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है, इसे कैलाशनाथ और कैलाश टेम्पल भी कहा जाता है, कैलाशनाथ टेम्पल, ये भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र। थर्ड, अगर हम बात करें शनिवार वाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, जो कि कहाँ देखने को मिलती है हमें? ये भी हमें कहाँ दिखती है? महाराष्ट्र में। और शनिवार वाड़ा बिल्डिंग की जब हम बात करते हैं, ये पेशवाओं का गढ़ था, सेंटर था, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमें यहाँ पर रायगढ़ फोर्ट दिखता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, रायगढ़ फोर्ट दिखता है, जो कि किसका था बच्चे? छत्रपति शिवाजी महाराज का था, याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा हमें गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, आपने याद रखना है कहाँ देखने को मिलता है? तो ये भी हमें मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने स्टैटिक सीखा है इसके साथ का, किसके साथ का? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र के साथ का, और उसके अलावा अगर हम बात करें बच्चे, ठीक है, महाराष्ट्र में बाई कैमरलिज्म है, गौर करना, महाराष्ट्र में क्या आता है आपके पास? बाई कैमरलिज्म। आपका ये होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे कि ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जिनके पास क्या है? अपना खुद का अपना खुद का मतलब उनके पास बाई कैमरलिज्म है या नहीं है, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, आप इस पर्सनालिटी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीरज चोपड़ा। तो आप सबको पता है कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चे? पानीपत। और पानीपत कहाँ पर आता है? हरियाणा में, सबको बताइए ये वाली बात। ठीक है, और जब भी हम पानीपत की बात करते हैं, जब भी पानीपत की बात करते हैं, पानीपत से ही स्कीम स्टार्ट की गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये कराया हुआ है आपको मैंने पहले भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम भी कहाँ से स्टार्ट की गई है? तो आप याद रखेंगे पानीपत हरियाणा से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं न्यूज पे और इनके बारे में बात कर लेते हैं। हमने इनके बारे में आगे भी एक करंट अफेयर पढ़ना है अभी। ठीक है, आगे कहता है इंडिया के स्टार
और क्या नाम आता है इनका, जेवलिन थ्रोअर अगर हम बात करें, एंड डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, गौर करना क्या लिखा है वहां पर, डबल ओलंपिक मेडलिस्ट, जिनका नाम आता है नीरज चोपड़ा। इनको एक ऑनररी रैंक दिया गया है, किसका, ध्यान देना, इन्हें एक ऑनररी रैंक दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल का, सॉरी, और वो कहां दिया गया है बच्चे, टेरिटोरियल आर्मी में। कहां पर दिया गया है बच्चे, टेरिटोरियल आर्मी में। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि ये क्या पॉइंट हुए वहां पर जाके, इनका रैंक क्या बना है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल बना है, ये हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, पहले टेरिटोरियल आर्मी के बारे में पहले बात करते हैं, फिर इनकी न्यूज को कवर करते हैं, ठीक है। आइए गौर करिए क्या लिखा हुआ है, कहता है टेरिटोरियल आर्मी की स्थापना 9 अक्टूबर 1949 को हुई थी, ठीक है। अब गौर करना बेटा, एक्चुअली में इसकी स्थापना कब की गई थी, 1920 में, और 1920 में इस टेरिटोरियल आर्मी को बनाने वाले कौन थे बच्चे, तो वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। तो जब इंडिया में बाकी सब गांधी का आवागमन हो रहा था, मीनवाइल एक नई आर्मी बन रही थी जिसका नाम क्या था, टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। ये पहले समझ में आया, कहता है। और 9 अक्टूबर, ध्यान रखना, 9 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज टेरिटोरियल आर्मी डे, ये आप इसके साथ यहां पर कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। थर्ड क्या कहता है समझते हैं, कहता है इट फंक्शन, अब आया कि टेरिटोरियल आर्मी का काम क्या है, ठीक है। हम कई बार टेरिटोरियल आर्मी को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोल देते हैं, क्या कहते हैं बच्चे इसको, हम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस भी इसको हम कह देते हैं, ये भी हमें समझ में आया। अब गौर करते हैं क्या काम है इसका, तो इसका मेन काम है बेटा, जब जब हमारी आर्मी, गौर करना, जब जब हमारी रेगुलर आर्मी किसी भी काम से बाहर गई होगी, बाहर गई होगी बोलने का मतलब है किसी ऑपरेशन में, किसी इमरजेंसी में फंसी होगी, तब ये एक तब हमारे पास एक आर्मी काम करेगी, और उस आर्मी का नाम क्या होगा, टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। तो गौर करते हैं क्या लिखा है, इट फंक्शंस एज अ पार्ट टाइम वॉलंटियर फोर्स दैट सपोर्ट द रेगुलर इंडियन आर्मी ड्यूरिंग इमरजेंसीज, उसके बाद एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू नेशन बिल्डिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो किसकी मदद करने के लिए आती है ये, तो ये आती है हमारी रेगुलर आर्मी की मदद करने के लिए इसको लाया जाता है। एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं, ठीक है। आप सबने सुना होगा अनुराग सिंह ठाकुर का नाम, ठीक है, जिन्होंने धर्मशाला स्टेडियम वगैरह वगैरह। उसके बाद आपने एक नाम सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी का, ठीक है। ये सब किसके मेंबर है बच्चे, तो ये सब किसके पार्ट है, टेरिटोरियल आर्मी के। आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो आप अपना बिजनेस कंटिन्यू करिए, आपको एक काम कर रहे हैं आप काम कर सकते हैं, ठीक है, पर आपको जब जब इसमें बुलाया जाएगा, अब खैर बुलाया जाने का मतलब है ट्रेनिंग होती है, ठीक है, तो ट्रेनिंग के दौरान आपको पहुंचना पड़ेगा, और जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पर काम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये किसका काम होता है बच्चे, टेरिटोरियल आर्मी का, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, यहाँ वापस आते हैं, अब गौर करते हैं, ठीक है। कहता है नीरज चोपड़ाज एसोसिएशन विद द इंडियन आर्मी तब शुरू होता है जब 26 अगस्त 2016 को वो किसमें एनरोल होते हैं, नायब सूबेदार बनते हैं, किसमें, 4 राजपुताना राइफल्स के अंदर। उसके बाद फॉलोइंग हिज हिस्टोरिक, क्या लेकर आए थे हमारे पास, गोल्ड मेडल विन एट द टोक्यो 2020 ओलंपिक्स, और ये इंडिया का पहला ट्रैक एंड फील्ड में क्या था, गोल्ड था। एंड ही वाज प्रमोटेड, तो यहाँ पे क्या बन जाते हैं, पहले नायब सूबेदार थे, फिर क्या बनते हैं बच्चे यहाँ पे, सूबेदार 2021 में। अगला कहता है 2024 में इनको सूबेदार मेजर बना दिया जाता है, द हाईएस्ट जूनियर कमिश्नर ऑफिसर रैंक पे इनको ला दिया जाता है। और कब की बात कर रहे हैं हम, ये 2024 की, ठीक है। आपको भी पता है कि 2024 में चलो गोल्ड तो नहीं ला पाए हमारे पास, पर हमारे पास सिल्वर लेकर आए थे, ठीक है। अगर आपको याद होगा सिल्वर मेडल हमारे पास कौन लेकर आए थे, 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स हुए थे उसमें, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं बेटा, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है, याद रखना है आपने, इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, इन्हें वशिष्ठ सेवा मेडल मिल चुका है, और भी बहुत सारे ओलंपिक्स मेडल्स हैं जो किसको मिल चुके हैं, हमारे नीरज चोपड़ा को मिल चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला आता है सुडानीज पीएम, ठीक है। सूडान, अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये रहा बच्चे सूडान हमारे पास। अगर हम बात करें तो अफ्रीका के, अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका के, इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये कौन सा आ गया, वेस्ट, ये आ गया ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट वाली साइड पे हमें क्या देखने को मिलता है बच्चे, सूडान हमें देखने को मिलता है, ठीक है। गौर करते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आइए, कहता है बच्चे यहाँ पे सूडान में एक्चुअली में अप्रैल 2023 से, गौर करना,
सूडान में अप्रैल 2023 से एक सिविल वॉर चल रही है, पावर स्ट्रगल चल रहा है। कहां पर? सूडान में। किस किस के बीच में? तो एक तरफ है सूडान की आर्मी और एक तरफ है पैरामिलिट्री ग्रुप रैपिड सपोर्ट फोर्स। इनके बीच में आपस में झगड़ा चल रहा है और इसी झगड़े के चक्कर में, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे क्या कर लिया गया, कब्जा कर लिया गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहां पर देखी गई। और जो सूडान की कैपिटल है, कैपिटल का नाम क्या है? खार्तूम, ठीक है, यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट देखा गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके पास। अब आते हैं किसे अपॉइंट किया गया है, गौर करते हैं। तो सूडान के जो मिलिट्री लीडर हैं जिनका नाम है जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान, इन्होंने किसे अपॉइंट करा है? कमिल एल तैयाब इदरीस को क्या करा, यहाँ पर अपॉइंट करा है और वो 16वें नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं। किसके? सूडान के। ये आपने याद रखना है, ठीक है। और किस टाइम के बाद बने हैं बच्चे? तो ये जनवरी 2022 के बाद, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही है ना, अप्रैल 2023 से वहां पर क्या चल रहा है? पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ, अब जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, बस इतना काफी आपके लिए, इतना सही हमें यहाँ पर याद रखना है कि किससे अपॉइंट यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और अगर हमसे पूछा जाए बेटा, अगर आप लोकेशन देख पा रहे हैं तो कौन सी वाली साइड आ रही है? यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आ रही है। सूडान के जस्ट ऊपर रेड सी देखने को मिलता है और इधर चलते हैं तो अरेबियन सी हमें देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला। शायद आप इन्हें जानते होंगे, इनका नाम है तपन कुमार देवक। देवक करके इनका नाम आता है आपके पास, डेका, सॉरी देवक नहीं, डेका करके इनका नाम आता है। इनकी बात करते हैं तो इनका भी एक्सटेंशन हुआ है। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था कि सीबीआई के कौन थे वो हमारे पास? प्रवीण सूद, उनका भी एक्सटेंशन हुआ था। ठीक वैसे ही यहाँ पर किसका एक्सटेंशन देखा गया है? तपन कुमार डेका का एक्सटेंशन देखा गया है। तो बात करते हैं, क्या नाम लिखा हुआ है? द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, जिसके हेड कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने अप्रूव कर दिया है सेकेंड 1 ईयर एक्सटेंशन ऑफ काउंटर टेररिज्म। गौर करना, नाम से क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट। क्या नाम है इनका? तपन कुमार डेका। इनको डायरेक्टर बनाया गया है किसका? इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ठीक है। और इंटेलिजेंस ब्यूरो किसके अंडर काम करती है? तो अमित शाह के अंडर या फिर होम मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करती है, ठीक है। बात करते हैं क्या बोला जा रहा है और क्या है आईबी हमारे पास, ठीक है, समझते हैं। देखिए, जब भी हम आईबी की बात करते हैं, ध्यान से सुनना है आपने यहाँ पर, जब भी हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रही हूं, देश के अंदर की पूरी, मतलब ऐसा समझ लो कि देश के अंदर जो भी इंटेलिजेंस है, ठीक है, मतलब देश के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको गैदर करने का काम कौन करता है? आईबी करता है। कौन करता है यहाँ पर? आईबी करता है, याद रखना है, ठीक है। तो आईबी का मेन काम क्या है कि बॉर्डर के अंदर ही या बाउंड्रीज के अंदर ही की इंफॉर्मेशन को लेकर आना, मतलब सीधी सीधी बात है, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी को बचाना, और काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी हम इसे यहाँ पर कह सकते हैं, ठीक है। आईबी की स्थापना 1887 23 दिसंबर को हुई थी, याद रखना है, और इसके हेडक्वार्टर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अब अगला पहला सेक्शन कौन सा आता है आपके पास? यहाँ पे नेशनल, और नेशनल से क्या क्या चीजें बनेंगी इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने शायद एक पेड़ देखा होगा, राजस्थान का बहुत फेमस ट्री है वहां पर, जिसका नाम है खेजड़ी। क्या नाम आता है इसका? खेजड़ी। अब वहां पे खेजड़ी बोलते होंगे, वो आप देख लेंगे इसके साथ का। अब क्या कहता है समझते हैं। कहता है जीआई टैग, जो जीआई रजिस्ट्री है और जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, वो रिसेंटली किसे मिला है? राजस्थान की ट्रेडिशनल, क्या नाम है इसका? सांगरी का, जो कि स्लेंडर बीन है, एंड दैट एड्स यूनिक फ्लेवर इन द फूड एंड स्टेपल इन द एवरी राजस्थानी किचन, ठीक है। तो राजस्थान के हर किचन में बनने वाला, ठीक है, एक कह सकते हैं आप यहाँ पे सब्जी है जिसका नाम क्या है आपके पास? शांगरी। और शांगरी कौन से पेड़ में लगती है? तो आपने याद रखना है खेजड़ी में लगती है। और गौर करने वाली बात है, प्रोसोपिस, अब इसका साइंटिफिक नेम आप देख लेंगे, और इसे कई बारी क्या कहा जाता है? वंडर ऑफ द थार डेजर्ट कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। कहता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर इतने हार्श क्लाइमेट में लगने वाली जो, मतलब ये पेड़ है, ये फसल है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। फसल तो नहीं हुई, पेड़ में लगने वाली बीन्स हुई। कहता है खेजड़ी टी इज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। अब इंपॉर्टेंट निकल गया एक और क्वेश्चन हमारे पास कि राजस्थान का स्टेट ट्री क्या है, तो आप क्या टिक करके आएंगे? खेजड़ी, याद रखना है। दार्जिलिंग टी, अब मैंने आपको कई बार बोला हुआ है, पहले भी कई बार बताया मैंने आपको, जो दार्जिलिंग टी है वो पहली थी जिसको 2004 और 2005
2005 में क्या दिया गया था बच्चे, जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो याद रखना है आपने, जीआई टैग सबसे पहले किसे दिया गया था, तो आप गौर करेंगे जीआई टैग दिया गया था किसको, दार्जिलिंग टी को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल। कहता है एज ऑफ मई 2025 उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीआई टैग हैं, और उसके बाद अगर हम बात करें तो तमिलनाडु वगैरह वगैरह आते हैं। अब समझते हैं क्या होते हैं जीआई टैग। ठीक है, मैंने आपको कई बार पहले भी, क्योंकि ये न्यूज पहले भी कई बार आ चुकी है, जब भी हम जीआई टैग की बात करते हैं, ये एक जगह की यूनिक चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बात करें जो जीआई टैग होता है, ठीक है, वो कितने सालों के लिए वैलिड होता है, 10 साल। वो बात अलग है बेटा, इसको रिन्यू करवाना पड़ता है और ये 10 साल से आगे भी बढ़ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो चेन्नई तमिलनाडु में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बच्चे, इसका एक एक्ट है जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, याद रखना है आपने, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट। और इस एक्ट की हम जब बात करते हैं तो ये 1999 में हमारे पास आया था। ठीक है, निकल गया एक और क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हम एक और निकालते हैं यहाँ पर। अभी ये किसी पेपर में था कि हमें 2030 तक क्या करने हैं, 10,000 क्या करने हैं, जीआई टैग करने हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, हमें क्या करने हैं, तो 2030 तक हमें 10,000 जीआई टैग को लेकर आना है। ठीक है, तो इंडिया के अंदर कितने जीआई टैग मतलब बनाने हैं हमें 2030 तक, 10,000, ये आप यहाँ पर लगभग क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं किसके बारे में, राजस्थान के बारे में, क्योंकि ये स्टेट बहुत ही टाइम बाद बहुत न्यूज में आया है, तो इसके साथ जो जो जुड़ेगा उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए, ओ सॉरी मैंने ये मिटा दिया, हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं यहाँ पर और क्लियर करते हैं। देखिए, जब भी हम राजस्थान की बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप। ठीक है, राजस्थान की जब भी हम बात करेंगे, इसे लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाम से क्लियर हो रहा है, लैंड ऑफ किंग्स कहा जाता है। ठीक है, ये शहर या ये राज्य कलर्स के लिए बहुत जाना जाता है। जैसे अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी को क्या कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, आपने सुना होगा। ठीक है, इसकी एक और सिटी आती है इंपॉर्टेंट जिसका नाम है उदयपुर। उदयपुर को व्हाइट सिटी कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम जैसलमेर की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसलमेर को कहा जाता है गोल्डन सिटी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन हमारे पास स्टैटिक का निकल गया कि इनकी सिटीज के अलग अलग नेम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एरिया वाइज, तो एरिया वाइज सबसे बड़ा राज्य ठीक है कौन सा आता है हमारे पास, राजस्थान। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य, एरिया की बात हो रही, पॉपुलेशन की बात नहीं हो रही है, एरिया की। ठीक है, एरिया में सबसे बड़ा राज्य कौन सा आता है, तो आप याद रखेंगे राजस्थान। जब भी हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में ही डिस्ट्रिक्ट है नागौर, और नागौर वही जगह है जहां पहली बार क्या बनी थी बच्चे, फर्स्ट पंचायत बनी थी, जिसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया, फर्स्ट पंचायत यहाँ बनी थी। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अर्थ के ओल्डेस्ट भी लिख सकते हैं आप, ओल्डेस्ट एंड फोल्डेड माउंटेन है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या है यहाँ पर, ओल्डेस्ट और फोल्डेड माउंटेन है, जिनका नाम क्या है बच्चे, जिनका नाम है अरावली रेंज। क्या नाम है इनका, अरावली रेंज। ठीक है, तो आप याद रखेंगे ओल्डेस्ट और फोल्डेड माउंटेन जिनका नाम क्या है, अरावली, वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, राजस्थान में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है बच्चे, गुरु शिखर। क्या नाम है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे हाईएस्ट पीक का नाम क्या आता है, गुरु शिखर। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। और इसी गुरु शिखर में या फिर इसी अरावली रेंज में एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है माउंट आबू। क्या नाम है, माउंट आबू। और इसी माउंट आबू में एक टेम्पल है जिसका नाम है दिलवारा, जैन टेम्पल है। गौर करना कौन से धर्म से एसोसिएटेड है, तो जैन टेम्पल हमें देखने को मिलता है कहां पर, दिलवारा में। ठीक है, निकल गया एक और क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं कहाँ की, राजस्थान के फोक डांसेस की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे हम यहाँ पर, अगर हम किसकी बात करते हैं, इनकी फोक डांसेस की बात करते हैं, तो उसमें एक डांस आता है भवई, शायद आप सबने सुना होगा। उसके बाद एक आता है चरी, ठीक है, याद रखना है। उसके अलावा घूमर, ये कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं कहाँ के, राजस्थान के। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा चक्री भी है,
चक्री भी आप ऐड कर सकते हैं, चक्री हो गया, ठीक है, और भी डांसेस इसके साथ जुड़ जाते हैं। किसके साथ की हम बात कर रहे हैं, ये राजस्थान के साथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान के बारे में, तो राजस्थान जो है बेटा वो इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये इंडिया है तो यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन पास होकर जाती है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है वो 8 राज्यों से पास होकर जाती है। उन 8 राज्यों में से एक राज्य कौन सा है, छोटा सा ही है, राजस्थान भी है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास कंप्लीट हो गया किसके साथ की न्यूज़, राजस्थान के साथ की न्यूज़ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन और, ठीक है, जो ये जीआई टैग है, जो जीआई मतलब जीआई जो टैग है हमारे पास, उसे इंडिया में कौन संभालता है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है, आप मुझे बताएंगे। चलिए, ठीक है, आप मुझे बताएंगे कि कौन सी मिनिस्ट्री है जो किसे संभालती है, जीआई टैग्स को यहाँ पर संभालती है, ठीक है, इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। अगर आपने गौर करा होगा, पिछले हफ्ते हमने स्नो लेपर्ड के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि स्नो लेपर्ड्स की संख्या बढ़ चुकी है, कहाँ पर बच्चे, लद्दाख में, अगर आपको याद होगा हमने पढ़ा था। बस वैसे ही कुछ मिलता जुलता करंट अफेयर ये हमें देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं इसके बारे में, समझते हैं। कहता है हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसने, यहाँ पे क्या नाम है इसका, सरप, अब यहाँ टी साइलेंट है, याद रखना, सरपचू कंजर्वेशन रिजर्व, पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ना ये कोई नेशनल पार्क है, ना ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ना ये कोई ज्यादा मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है, तो फिर ये है क्या, ये कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं, तो गौर करते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब होता है बेटा नेशनल पार्क कह लो या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लो, या कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास का कह सकते हैं आप यहाँ पर, ज़्यादा करके अगर देखें तो इसको, ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जो कि किसके आसपास हमें देखने को मिलते हैं, नेशनल पार्क, और किसके आसपास दिखते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास दिखते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। कहता है कहाँ पर है ये सिचुएटेड, स्पीति वैली, स्पीति वैली कहाँ पर आती है, हिमाचल प्रदेश में, और ये क्या बनेगा, ये इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा, ठीक है। इसके एरिया की बात की जाए तो 1585, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पर, कितना आता है इसका एरिया आपके पास, 1585 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपको इसको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये एरिया आप इसके साथ यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ठीक है। कहता है सरापू इज द 5th CR मतलब कम्युनिटी कंजर्वेशन रिजर्व आफ्टर शिली, उसके बाद नैना देवी, दारला घाट, पोर्टर्स हिल, इन सब के बाद ये 5वां क्या बनता है, वहां पर कम्युनिटी रिजर्व बनता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये किसके कॉन्फ्लुएंस पे है, कॉन्फ्लुएंस मतलब किसके आसपास है, तो आप देखेंगे एक उनाम करके रिवर है वहां पर, और एक है चपरा नाला, इसके पास आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर हम इस कम्युनिटी रिजर्व की बात करें, ये सबसे बड़ा एरिया बनता है, ये एक होम बनता है किसका, हाई डेंसिटी ऑफ स्नो लेपर्ड्स का, ठीक है। और स्नो लेपर्ड्स को क्या कहा जाता है बच्चे, घोस्ट ऑफ द माउंटेन, ये मैं आपको पिछले ही करंट अफेयर में क्या करा चुकी थी, कवर करा चुकी थी, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। आइए अब यहाँ पर इस पेज को फिर से यूटिलाइज करते हैं और प्रॉपर तरीके से क्या क्या चीजें जुड़ती हैं इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं, ठीक है। आइए किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश में मतलब एक कम्युनिटी रिजर्व हमें देखने को मिला है, और वो कौन से नंबर का कम्युनिटी रिजर्व है, हिमाचल का 5वां, और वहां पर वो होम है किसका बच्चे, स्नो लेपर्ड का, ठीक है। चलिए बात करते हैं। जब भी हम स्नो लेपर्ड की बात करते हैं, 23rd of October इज सेलिब्रेटेड एज स्नो लेपर्ड डे, हम यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और स्नो लेपर्ड का जो प्रोजेक्ट है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, समझ जाना, स्नो लेपर्ड ये कब आया था, सन 2009 में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया में कुछ ही ऐसे राज्य हैं जहां पर हमें स्नो लेपर्ड देखने को मिलता है, जिसमें एक यूटी आती है, यूटी का नाम क्या, लद्दाख, लद्दाख से आगे चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड आ जाता है, फिर हमारे पास सिक्किम देखने को मिलता है, और प्लस अरुणाचल प्रदेश हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वो कुछ जगहें हैं जहां पर किसको प्रिजर्व किया जा सकता है, या किसे प्रिजर्व किया जाता है, या फिर मतलब क्या मिलता है हमें यहाँ पर, टाइगर रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चे, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इस
कम्युनिटी रिजर्व के बारे में बात करते हैं तो ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा, इस कम्युनिटी रिजर्व में अकेला बर्फीला तेंदुआ ही नहीं है, ठीक है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, पर ज्यादा करके यहाँ तवज्जो किसके ऊपर है, तो किसके ऊपर है, यहाँ पे स्नो लेपर्ड के ऊपर है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारे पास न्यूज से रिलेटेड डेटा। और अब हम बात करते हैं किसकी, हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल प्रदेश के साथ क्या क्या जुड़ सकता है वो बात करते हैं, ठीक है। आइए देखिए बेटा, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की नींव रखी गई थी। नींव नहीं रखी गई थी, क्या राज्य बना था हिमाचल प्रदेश, ये आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश के किसकी बात करते हैं, फोक डांसेस की बात करते हैं, तो उसमें एक डांस आता है शांद एंड शाबू, याद रखना है आपने। उसके अलावा नाटी आप सबको पता है, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हिक्कत याद रखना है, और उसके अलावा तमाशा, ये कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस हैं। कहाँ के बच्चे, तो आप याद रखेंगे कहाँ के डांसेस आपको देखने को मिलते हैं। वो सॉरी, तमाशा नहीं है, तमाशा तो महाराष्ट्र का था। झमाकड़ा, ठीक है, झमाकड़ा जो कि शादियों में परफॉर्म किया जाता है, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का, और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बात करते हैं, ठीक है। आइए, अगला कहता है मिजोरम डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट फुली, या इंडिया का फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट हमें देखने को मिलता है, कौन सा, मिजोरम, ठीक है। आइए बात करते हैं, समझते हैं। कहता है जो सीएम है मिजोरम के, क्या नाम है उनका, लालुडू धोमा, या लालुदू धोमा इन्हें कहा जाता है। ये इन्होंने डिक्लेयर करा है कि मिजोरम जो है वो पहला फुली लिटरेट स्टेट बनता है, किसका, इंडिया का। इससे पहले गौर करना, इससे पहले लद्दाख भी था। इससे पहले क्या था बच्चे, इससे पहले लद्दाख भी था, जो कि पहला क्या बना था, फर्स्ट फुली इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, या फुली सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, फुली डिक्लेयर्ड जो कह सकते हैं, या डिक्लेयर्ड लिटरेट स्टेट हमें देखने को मिला था, ठीक है। तो इससे पहले लद्दाख भी था, आप याद रखेंगे, पर वो यूटी में काउंट होता है, और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम राज्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब गौर करो, समझो, देखो क्या लिखा है। जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मिजोरम की बात करते हैं पहले। मिजोरम ने अचीव कर लिया है कितना लिटरेसी रेट, 98.2% लिटरेसी रेट। कैसे हमें पता चला ये, तो वहां पर एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ 2023 और 24 का, उसमें हमें पता लगता है कि इस प्रकार से जो मिजोरम है वहां पर 98.2% लिटरेसी रेट देखा जाता है, ठीक है। अगला कहता है अगर हम बात करें 2011 की जनगणना की, तो इस मिजोरम का रैंक कितना था बच्चे, इस मिजोरम का रैंक तीसरा था। ये हमें यहाँ पर जानने वाली बात हो गई, ठीक है। अगला कहता है अब ये सारी चीजें हुई कैसे हैं, तो गौर करिए, देखिए क्या लिखा है। कहता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल सोसाइटी, जिसे उल्लास इनिशिएटिव कहते हैं, अंडर द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम हैज ऑल्सो हेल्प मिजोरम अचीव द फुल लिटरेसी स्टेटस, ठीक है। तो ये कुछ प्रोग्राम है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इसके द्वारा चलाए गए थे, और इसके अंदर ये क्या बनता है, फुली लिटरेट स्टेट का राज्य ये बनता है, ठीक है। अगला कहता है इसके साथ का, ये जो उल्लास है इसे नव भारत साक्षरता कार्यक्रम भी कहा जाता है, और इसे न्यू लिटरेसी प्रोग्राम का इनिशिएटिव है, याद रखना है, जिसे किसने लॉन्च करा था, भारत सरकार ने, और कितने साल के बच्चों के लिए, टू अडल्ट्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 years, ठीक है, अडल्ट बच्चों के लिए, और कितने सालों के लिए चलाया गया था, 5 साल, ये हमें याद रखना है, ठीक है। कहता है ये कैसा इनिशिएटिव था, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव था, जिसको किसके साथ जोड़ा गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ इसको कनेक्ट किया गया था। और कहता है इसका मेन एम क्या है, कहता है एम्पावर एडल्ट, जिनकी उम्र 15 साल से ऊपर हो चुकी है, या 15 साल से ऊपर हो चुकी है, वो बच्चे जिन्होंने स्कूल को क्या कर दिया है, मिस कर दिया है, क्योंकि किसी भी कारण, माता पिता या मतलब कह सकते हैं आप काम के कारण, किसी भी कारण, तो उनको मदद की जा रही है किसके द्वारा, यहाँ पर नेशंस, मतलब उनको पढ़ाया लिखाया जाएगा, और नेशन की ग्रोथ में, ठीक है, उनका भी कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आते हैं किसके ऊपर, हम अब आते हैं मिजोरम के बारे में, क्योंकि ये राज्य कभी कभी रडार में आते हैं, ठीक है, तो गौर करेंगे।
रखेंगे जब हम मिजोरम की बात करते हैं बच्चे, ठीक है। मिजोरम इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, ध्यान से सुनना, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। एक तरफ किसके साथ करता है, तो आप याद रखेंगे एक तरफ शेयर करता है म्यांमार के साथ और एक तरफ बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस तरीके से, ये इंडिया अगर हो जाता है तो यहाँ कहीं पे मिजोरम है, यहाँ बांग्लादेश है और यहाँ हमें म्यांमार देखने को मिलता है, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं ये कब बना था, तो ये बना था 20 फरवरी 1987 को ये बना था, ठीक है। तो स्टेटहुड डे कब होता है मिजोरम का, तो आप याद रखेंगे 20 फरवरी हर साल क्या मनाते हैं हम मनाते हैं किसका ये डे, तो आप याद रखेंगे मिजोरम का स्टेट डे हम मनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेशनल पार्क की, ठीक है, तो गौर करना, इसके 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक है मोरलेन, याद रखना है, और एक का नाम है फान फुई, ठीक है। अब इसे लिखते इस तरीके से हैं पर आप देख लेंगे फान फुई, इसका नाम आपके पास निकल कर आ जाता है। किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है मिजोरम की, ठीक है। और यहाँ का एक फेमस फोक डांस है, ध्यान रखना, यहाँ का एक फेमस फोक डांस है जिसका नाम है चिरौ, ठीक है। और ये जो चिरौ डांस है बच्चे, ये एक एक्चुअली में बैम्बू डांस है। कैसा डांस है बच्चे, बैम्बू डांस है जो बांस की मदद से किया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। और मिजोरम वही राज्य है जिसको कौन सी लाइन पास करके जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो एक और हमारे पास करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, चलते हैं आगे और अगला देखते हैं क्या कहता है, ठीक है। अगला कहता है इंडिया एज्यूम करेगा चेयरमैनशिप किसकी बच्चे, एपीओ की। क्या नाम है इसका, एपीओ। पहले एपीओ के बारे में समझते हैं फिर इस पे चलते हैं, ठीक है, गौर करते हैं। देखिए कहता है यहाँ पर, अब इसमें तो ये मेंबर्स ही लिखे हुए हैं, पहले समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो कहता है इंडिया चेयरमैनशिप संभालेगा किसकी बच्चे, नाम से क्लियर हो रहा है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो बोलने का मतलब है कि अगर हम बात करते हैं इसका मेन एम रहेगा जितना भी एशिया और पैसिफिक रीजन है, गौर करना कौन सा वाला रीजन बच्चे, एशिया पैसिफिक रीजन है, उसमें बढ़ोतरी करनी है। अब उसमें बढ़ोतरी कैसे करनी है, चाहे फिर वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, चाहे फिर वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो इनोवेशन हो, चाहे फिर वो ग्रीन बिल्डिंग बनानी हो, ग्रीन बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी हो, कुछ भी करना हो, इसके साथ का ये एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जुड़ गए हैं, ठीक है। कहता है एपीओ की अगर हम बात करते हैं तो एपीओ के हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में हमें देखने को मिलते हैं और ये एक जापान की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी, ठीक है। एट प्रेजेंट इसके कितने मेंबर्स हैं बच्चे, तो 21 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं, जिसमें से एक कौन सी दिखती है बच्चे, इसमें से एक हमें इंडिया देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए बस इतना ही काफ़ी है, इसमें और कुछ नहीं जोड़ेंगे आप, इतना काफ़ी रहेगा इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला देखते हैं क्या न्यूज़ हमारे पास आती है, ठीक है। चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है, इंटरनेशनल, और इंटरनेशनल के बारे में बात कर लेते हैं। कहता है यूनेस्को और जो G20 है इन्होंने एम्पावर करना है किसको बच्चे, एम्पावर करना है सिविल सर्वेंट्स को, कैसे, एथिकल AI गवर्नेंस के साथ। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए ये AI एथिक्स क्या हो गया, तो AI एथिक्स मतलब हो गया बेटा कि इस प्रकार की स्टडी कराना जो कि मोरल वैल्यूज मतलब मैनर्स हो गए, मोरल वैल्यूज मोरल प्रिंसिपल्स के बारे में और अच्छे तरीके से जान पाए। तो यूनेस्को और जो G20 है इन्होंने 2025 की प्रेसिडेंसी हो रही थी कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में G20 की, और वहाँ पर ये बात चली है कि वहाँ पर हमें क्या करना है, हमें प्रमोट करना है एथिकल AI गवर्नेंस टू एम्पावरिंग पब्लिक सर्वेंट्स विद बोथ टेक्निकल कैपेबिलिटीज एंड एथिकल अवेयरनेस, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी के साथ तो हम उन्हें जोड़ ही रहे हैं, ठीक है, हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो जुड़ ही रहे हैं, बट उसके अलावा हमें किसके साथ जोड़ना है, एथिकल अवेयरनेस भी उन पर फैलानी है, ठीक है। कहता है ये जो इनिशिएटिव है ये ग्लोबल वर्कशॉप रहेगा जो कि कब लॉन्च हुआ है हमारे पास, अप्रैल 2025 में, कहां पर, अब ये नाम बड़ा खतरनाक है, गेब्रा बेब्रा जो भी देख लेंगे आप इसका, साउथ अफ्रीका, एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर कैंपेन टू बिल्ड ह्यूमन राइट बेस्ड डिजिटल गवर्नेंस, ठीक है। और जब भी हम डिजिटल बोलते हैं बच्चे, ठीक है, तो आपको एक टर्म याद रखनी है इसके साथ की, वो टर्म है डिजिटल इंडिया, ध्यान रखना है, ठीक है। और डिजिटल इंडिया का
कंसेप्ट कब आया था, तो आप याद रखेंगे 2015 1 जुलाई को एक कंसेप्ट आया था, क्या नाम है इसका, डिजिटल इंडिया। ठीक है, चलिए तो हमें क्या करना है, हमें अपने जो कौन है हमारे पास यहाँ पे, हमारे जो ये हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको और एथिकल ट्रीटमेंट के बारे में बताना है। हम उन्हें टेक्नोलॉजी से तो जोड़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर भी उन्हें कनेक्ट करना है। ठीक है, आइए जब हम G20 की बात करते हैं, यूनेस्को के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, जब हम G20 की बात करते हैं तो इसमें 19 तो कंट्रीज आ गई हमारे पास। ठीक है, और प्लस क्या आ जाता है, यूरोपियन यूनियन। इन सबको मिलाकर क्या बनती है बेटा हमारे पास, हमारे पास बनती है G20 बनती है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ना, G20 कंट्रीज को याद करने का नमोनिक आपको कई बार बताया मैंने, गुरुजी, सीता। ठीक है, इस तरीके से सीता, अब SSC, FCI में, ठीक है, पास हो गई है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो, हाँ पास हो गई है, सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, ऐसे याद रखो, सिलेक्ट हो गई है, क्योंकि सिलेक्ट हो गई से कुछ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ते हैं कौन कौन से कंट्रीज आती हैं किसके साथ यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं आपको होमवर्क नहीं, मैं बता ही देती हूँ आपको। ठीक है, एक कौन सी आती है बच्चे आपके पास यहाँ पे, जर्मनी। ठीक है, याद रखना है। उसके अलावा UK, उसके अलावा क्या आ जाता है आपके पास यहाँ पे, रशिया, और उसके अलावा आपके पास आ जाता है USA। यहाँ पर जापान, जापान के बाद आपके पास आ जाएगा इंडिया, इंडिया के बाद आ जाएगा सऊदी अरेबिया। ठीक है, जोड़ लेंगे आप इसके साथ का। उसके अलावा I से इंडोनेशिया। ठीक है, याद रखना है। T से टर्की आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो कौन कौन से देश हो गए आपके पास, जर्मनी, UK आ जाएगा आपके पास, USA, रशिया, ये आ गया आपके पास, टर्की। उसके बाद A से अगर हम बात करें तो A से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर M से आ जाएगा मेक्सिको, E से आ जाएगा यूरोपियन यूनियन, ये आप इसके साथ जोड़ लेंगे, ये आ गया यूरोपियन यूनियन। उसके बाद A से आ जाएगा अर्जेंटीना, याद रखना है। B से ब्राज़ील आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। B से कौन सा आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ब्राज़ील आ जाता है, याद रखेंगे आप। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, 2 ऐसा है ना आपके पास एक और। ठीक है, एक आ जाएगा आपके पास साउथ अफ्रीका, एक आ जाएगा साउथ कोरिया। ठीक है, जोड़ लेंगे आप इसके साथ का। C से आ जाएगा आपके पास कनाडा, उसके बाद आपके पास आ जाएगा फ्रांस। ठीक है, SSC हो गया ना, कनाडा आ गया आपके पास, फ्रांस आ गया, कनाडा फ्रांस आ गया, कनाडा फ्रांस के बाद आपके पास आ जाएगा चाइना, यहाँ पे आ जाएगा चाइना C से, और I से आ जाएगा आपके पास इटली। ठीक है, तो ये आप इसके साथ यहाँ पर जोड़ लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको नमोनिक बताया था, पहले भी क्लासेस में ही बताया हुआ है कि गुरुजी सीता अब SSC FCI में सिलेक्ट हो गई है, पास हो गई है। जो तुम्हें याद रखना है तुम उस तरीके से याद करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, और बेटा यूनेस्को के हेडक्वार्टर कहाँ है, सबको पता है, पेरिस फ्रांस। हमने कई बार बात करी हुई है, और जब भी हम यूनेस्को की बात करते हैं 16 नवंबर 1945 को क्या बना था हमारे पास, यूनेस्को बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है साउथ एशिया के लिए, ध्यान से सुनना। साउथ एशियंस, जितना भी साउथ एशिया है, मतलब एशिया का जितना भी साउदर्न हिस्सा है, उसकी एक आवाज बने हैं कौन, तो कौन बने हैं यहाँ पे, अरुणाभा घोष या अर्नब घोष, ये क्या बने हैं वहां पर, एक यहाँ पे स्पोक्स पर्सन बने। तो क्या लिखा है देखो, कहता है जो अर्नब घोष हैं, जो कि फाउंडर और CEO हैं किसके, काउंसिल ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के एंड क्लाइमेट के, और ये एक एनर्जी थिंक टैंक ऑफ इंडिया है। इनको साउथ एशिया का मतलब राजदूत बनाया गया है। कौन सी वाली COP में, जो कि किसके ऊपर होने वाली है, तो ये होने वाली है क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, जो होनी कब है बच्चे, नवंबर 2025 में, और कहां पर होनी है, बेलेम, ब्राजील में। ठीक है, तो याद रखना, मैंने आपको कई बार बोला है, जो क्वेश्चन फ्यूचर प्रपोज्ड होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर किन किन मुद्दों के बारे में बात होगी, और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे, पर मेन चीज किस पे फोकस रहेगा, यहाँ पर क्लाइमेट के ऊपर फोकस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अगला क्या कहता है इसके बाद का, ही इज करेंटली, ये अभी चेयरपर्सन है किसके, यूनाइटेड नेशन कमेटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है
इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और बहुत ही कंसर्न्ड करंट अफेयर है, ठीक है। क्या हुआ था, नेपाल में एक मीटिंग चल रही थी, अभी की बात नहीं, बहुत पहले की बात है, मतलब पहले बोलने का मतलब है अभी अभी कुछ पिछले महीनों की बात है ये। नेपाल में एक मीटिंग चल रही थी और उस मीटिंग में बोला था कि जो वहाँ नेपाल का जो एक याला नाम का ग्लेशियर है, ठीक है, ये 2040 तक बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और 2040 तक इसके खत्म होने का कारण क्या रहेगा, इसके खत्म होने का कारण होगा क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये बोला गया था, बहुत ही पहले अनाउंसमेंट कर दी गई थी, पर अब क्या हुआ, ये डेड ही हो गया, ठीक है। बात करते हैं, समझते हैं। कहता है नेपाल का जो याला ग्लेशियर है, जो कि किस घाटी में आता है, लैंगटेंग वैली भी है और ध्यान रखना लैंगटेंग नेशनल पार्क भी है, और इसको क्या कर दिया गया है, डेड घोषित कर दिया गया है ड्यूरिंग एशियाज फर्स्ट ग्लेशियर फ्यूनरल आफ्टर लॉसिंग 66% ऑफ इट्स ice and retreating 784 meters since the 1970s, highlighting the severe impact of climate change। तो बोलने का मतलब है जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसकी वजह से, ठीक है बेटा, और उस क्लाइमेट चेंज का कारण जाने अनजाने हम ही लोग हैं, ठीक है। जाने अनजाने नहीं, बिल्कुल भली भांति हम ही लोग हैं, पर फिर भी अब कुछ कर नहीं सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया है कि ये पूरा का पूरा मूवमेंट डेड घोषित कर दिया गया है, ठीक है। अब गौर करते हैं यहाँ पर हमारे पेपर के लिए क्या बनता है। तो एक तो नाम बन जाएगा, और गौर करोगे तो क्या लिखा हुआ है, हिंदू कुश हिमालयन रीजन। तुम्हें याद होगा, मैं तुम्हें क्लासेस में जब हिस्ट्री पढ़ाई है, चाहे वो एंशिएंट में वैदिक एज वाला चैप्टर हो, चाहे एडवेंट ऑफ यूरोपियन हो, मैंने आपको लैंड रूट कई बार समझाया है। तो मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि हमारे पास एक पूरा का पूरा चैनल है, किसका, लैंड रूट, मतलब भारत में आने के लिए एक प्रॉपर लैंड रूट था, और वो लैंड रूट कहां से आता था बच्चे, हिंदू कुश माउंटेन से हमें देखने को मिलता था, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा और फैक्चुअल चीजें जोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, जब भी हम किसकी बात करेंगे, जब भी हम नेपाल की बात करेंगे, तो नेपाल और इंडिया बॉर्डर शेयर करता है कितने किलोमीटर का, 1751 किलोमीटर का। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता है, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कई बार पहले भी बोला हुआ है कि नेपाल और हमारा रोटी बेटी का क्या है बेटा, यहाँ पे रिश्ता है, याद रखना है आपने। और जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेपाल की बात कर रहे हैं, नेपाल के साथ हमारे रिश्ते ठीक ही हैं, उतने बुरे भी नहीं है, पर हमें मतलब उतने ठीक भी नहीं, मतलब ठीक ही है हमारे इनके रिलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बात करो, समझो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। देखो बेटा, मैं बात कर रही थी किसके बारे में, हम बात कर रहे थे हिंदू कुश रीजन के बारे में, ठीक है। तो आप इस तरीके से इमेजिन करते हैं, ये इंडिया का मैप आ गया, और इस इंडिया के मैप में जो आपको ये वाली बेल्ट पूरी की पूरी, अब ये बेल्ट बेटा एज इट इज पूरी ऐसी नहीं है, मतलब जुड़ी हुई नहीं है, पहाड़ों की पूरी चेन है, और ये पहाड़ों की चेन हर जगह जगह से टूटी हुई है, ऐसे नहीं कि सारी जुड़ी पड़ी है, ठीक है। इस पहाड़ों की चेन को नाम दिया जाता है बेटा हिंदू कुश। क्या नाम दिया जाता है इसको, हिंदू कुश, ठीक है। इसी हिंदू कुश को क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया। क्या कहते हैं इसे, वाटर टावर ऑफ एशिया। क्यों, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो चोटियां क्या करती हैं, बर्फ का घर बनती हैं, और बर्फ के घर बनने के कारण बहुत सारी नदियों का सोर्स भी हमें देखने को बनती हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर हम पूरे ग्लोब की बात करें, तो हम सबको पता है कि अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक में हमें ग्लेशियर मिलते हैं, और कहाँ मिलते हैं, आर्कटिक में मिलते हैं। उसके अलावा अगर थर्ड इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स देखे जाएं तो वो कहाँ मिलते हैं, हिंदू कुश जो हिमालयन रेंज है पूरी की पूरी, ध्यान रखना अकेले हिंदू कुश मत बोल देना, हिंदू कुश की जो पूरी पूरी हिमालयन रेंज है वहां पर हमें तीसरा बड़ा ग्लेशियर का झुंड देखने को यहाँ पर मिलता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी, क्या मिलता है हमें यहाँ पर, इसका एक पूरा का पूरा झुंड हमें देखने को मिलता है। क्लियर हो गया आपके पास। अब अगली बात अगर हम इसके बारे में समझे बच्चे, ग्लेशियर्स जो है वो सबसे ज्यादा अंटार्कटिका में है, फिर ग्रीनलैंड हो गया, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज जहाँ पे है भी नहीं, पर अगर हम बात करें वहां पर तो हमें देखने को मिलते हैं, और इसी को क्या कहता है, हिंदू कुश को कहा जाता है वाटर टावर ऑफ एशिया, ठीक है। आइए
अब बात करते हैं नेपाल के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर टच करती हैं। ठीक है, ध्यान देंगे आप यहाँ पर, नेपाल के साथ हमारी कौन कौन सी बॉर्डर्स हैं, कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो क्या करती है यहाँ पे बॉर्डर टच करती हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, समझते हैं यहाँ पर कौन कौन सा आता है। एक आ जाएगा बच्चे आपके पास उत्तराखंड, एक आ जाएगा यूपी, एक आ जाएगा आपके पास बिहार, एक आ जाएगा सिक्किम, और एक हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं जो किसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, किसके साथ, हमारे नेपाल के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे इसके साथ और अगला देखेंगे क्या करंट अफेयर हमारे पास आता है। ठीक है, आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला कहता है बेटा हमारे पास यहाँ पे, अगला कहता है कोलंबिया ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, आपको याद होगा ये न्यूज़ हमने पहले भी पढ़ी हुई है। इस चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को 21st सेंचुरी का क्या कहा जाता है, इसे 21वीं सदी का सिल्क रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे, इसे सिल्क रूट कहा जाता है। कौन सी सदी का, 21वीं सदी का। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या बनाया जाएगा, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या बनाई जाएंगी, बिल्डिंग्स, रोडवेज, रेलवेज, पोर्ट्स, पाइपलाइंस, पावर प्लांट और बहुत कुछ इसके अंदर बनाया जाएगा। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, इस आइडिया को लॉन्च किया गया था सन 2013 में। ठीक है, याद रखना है। और इंडिया इसका पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, और इंडिया के इसके पार्ट ना बनने का कारण है पीओके से होकर जाना। ठीक है, क्योंकि रूट कहाँ से होकर जाना था, पीओके से, इसीलिए हम इसका पार्ट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो कहता है कोलंबिया ने क्या करा है बच्चे, अभी रिसेंटली कोलंबिया के प्रेसिडेंट है जिनका नाम है गस्तावो पेत्रो। इन्होंने अभी अभी चाइना के जिनपिंग से वो करी थी, मीटिंग करी थी, और उस मीटिंग में डिसाइड करा है कि ये क्या किससे जुड़ने जा रहे हैं बच्चे, तो ये जुड़ने जा रहे हैं किससे, वन बेल्ट और वन रोड, मतलब इसका पुराना नाम है, या चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कोलंबिया कहाँ पर है, तो कोलंबिया साउथ अमेरिकन कंट्री है, याद रखना, साउथ अमेरिकन कंट्री है। और इसकी अगर कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल बोगोटा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए एक और हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगला आता है कि वर्ल्ड का पहला क्या बनाया जाएगा, कमर्शियल स्केल एथेनॉल प्लांट की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, समझते हैं पहले फिर बात करते हैं। कहता है वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल, जिसे इलेक्ट्रोलाइज्ड मेथनॉल भी कहेंगे, प्लांट जो कि कहाँ पर ऑपरेशन कर रहा है बच्चे, कासो में। और कासो कहाँ पर आता है, साउदर्न डेनमार्क में, जो कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है किस चीज के लिए, गौर करना, शिपिंग ग्रीनर अगेन क्लाइमेट से साथ ही है, एंड फाइटिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो क्या होता है ये मेथनॉल, इसके बारे में समझते हैं, फिर बात करते हैं आगे के बारे में। ठीक है, जब भी हम मेथनॉल की बात करते हैं तो इसे लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, CH3OH, हम याद रखेंगे, इसे इस तरीके से जाना जाता है। अगर हम इसकी बात करें बच्चे, तो मेथनॉल एक्चुअली में एक फ्यूल होता है जिसे पेट्रोल या डीजल में मिलाया जाता है, और जिसे क्या रन करते हैं, हमारे व्हीकल्स रन करते हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम पर मेथनॉल की एक इकोनॉमी भी चलेगी, जो कि पेट्रोल और डीजल की जगह इसे क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। ठीक है, इससे क्या रहेगा, और मेथनॉल जब चलता है बेटा, ये जलेगा, तो ये इससे क्या होता है बेटा, इससे क्लीन, मतलब इससे एमिशन, धुआं कम निकलता है, और ये ट्रांसपोर्टेशन, कुकिंग, इन सब चीज़ों पे भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो सीधा सीधा करंट अफेयर, और कोई बारी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और अगर हम गौर करते हैं ये प्लांट कौन बना रहा है, तो आप याद रखेंगे इस प्लांट की स्थापना कौन करने जा रहा है बच्चे, इस प्लांट की स्थापना करने जा रहा है कौन, यूरोपियन एनर्जी, और एक जापान की है जिसका नाम है मित्सुई। ठीक है, आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और इसका एम रहेगा कि सालाना 42,000 क्यूबिक, कह सकते हैं आप, यहाँ पर क्या कंसंट्रेट किया जाएगा, मिथेनॉल को कंसंट्रेट किया जाएगा। कौन सा वाला मिथेनॉल, ई मेथेनॉल को यहाँ पर, टन्स को यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का।
अगला अगला आता है ब्रिक्स की एनर्जी, मतलब ब्रिक्स वालों की मीटिंग चली रही है और ब्रिक्स की एनर्जी मीटिंग हो रही है। और अगर हम बात करें अगेन कहाँ पर हो रही है ये सारी मीटिंग, ब्राजील में। क्या थीम है इसकी? थीम है स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कॉपरेशन, याद रखना है। और जब एनर्जी मीटिंग हुई तो इंडिया से कौन गए? तो इंडिया से कौन गए? मनोहर लाल खट्टर, जो कि पहले कहाँ के सीएम रहे हैं? हरियाणा के भी, और अब ये वहां पर क्या बने? मिनिस्टर ऑफ पावर, सॉरी ये क्या है हमारे पास? मिनिस्टर ऑफ पावर और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो एक और हमारे पास करंट अफेयर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब ब्रिक्स के बारे में क्या क्या है हम पिछले लेक्चर पे बात कर चुके हैं। ठीक है, आगे अगला आता है पोलियो का आउटब्रेक हो गया है कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनिया में। यहाँ पर क्या हो चुका है? इसका आउटब्रेक हो चुका है। ठीक है, समझते हैं बच्चे। देखिए जब भी हम पोलियो की बात करते हैं, अच्छा पहले किसने बताया है समझते हैं। WHO ने डिक्लेयर करा है कि पोलियो का आउटब्रेक हो गया है पापुआ न्यू गिनिया में आफ्टर डिटेक्टिंग सर्कुलेटिंग वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस टाइप 2 इंस्टीट्यूट सैंपल ऑफ 2 असिस्टमेटिक चिल्ड्रन इन लेई सिटी मोरोव प्रोविंस। ठीक है, अब गौर करना समझना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं, समझते हैं। ठीक है, क्या हुआ बेटा वहाँ पर एक्चुअली में पापुआ गुनिया में क्या हुआ? वहाँ पर एक रूटीन स्क्रीनिंग चल रही थी। ठीक है, एक मतलब ऐसे कह लो एक रूटीन वहाँ पर स्क्रीनिंग चल रही थी और वहाँ पर हेल्दी बच्चों का एक सैंपल लिया जा रहा था। ठीक है, एक हेल्दी बच्चे जो होते हैं उनका सैंपल लिया जा रहा था और उसी सैंपल के दौरान क्या मिला है हमें वहाँ पर? मतलब इसी सैंपल के दौरान ये पोलियो बीमारी वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो कहा जाता है बच्चे इसी पोलियो को पोलियोमेटलिसिस भी कहते हैं या पोलियोमेटिसिस भी कहते हैं इसको। और अगर हम इसकी बात करें, ये बीमारी 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पाई जाने वाली बीमारी होती है। ठीक है, हमें जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये पर्सन टू पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, अगर कहीं गंदा पानी है, कहीं कंटामिनेटेड वाटर है जो कि बिल्कुल ही गंदा है वहाँ पर, या पानी कह सकते हैं जो कि बहुत ही गंदा है, और पानी से भी ये क्या हो सकता है? स्प्रेड हो सकता है। एक्चुअली में ये करेगा क्या? जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, वहाँ के जो सेल्स होते हैं उनको क्या कर देगा? वीक करेगा। और वो अगर मसल्स काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी बॉडी पैरालिसिस को यहाँ पर झेलेगी और जिसके कारण पोलियो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या कमज़ोर होते हैं इससे हमारे? तो आप याद रखेंगे इसमें हमारे मसल्स बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाते हैं, या आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास। अगला कहता है अगर हम बात करें तो ये पहले तो पोलियो फ्री बन चुका था सन 2000 में, पर अब फिर से ये केसेस यहाँ पर देखे गए हैं। ठीक है, और WHO की बात करेंगे तो WHO कब बना था? 7 अप्रैल 1948 को, याद रखना है। और हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ठीक है, अच्छा ये लिखा हुआ है पोलियोमेटिसिस है ना, इज हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज और दैट प्राइमरली अफेक्ट चिल्ड्रन अंडर 5 एज। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला सेक्शन कौन सा आता है? अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और इसके बारे में भी बात करके वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर याद रखना है आपने। 58th जननपीठ को हम ज्ञानपीठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? तो इसी को हम ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ है समझते हैं। कहता है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, क्या करा है? 58th जननपीठ अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करा। एक किस में करा है बच्चे? संस्कृत स्कॉलर को, जिनका नाम क्या आता है? आपने इनको देखा होगा, जिनका नाम आता है जगत गुरु राम भद्राचार्य फॉर संस्कृत के लिए। और दूसरे क्या नाम आते हैं? लिरिस्ट, मतलब जो गाने लिखते हैं, मूवीज भी लिखी है इन्होंने बहुत सारी, संपूर्ण सिंह कालरा, जिनको हम गुलजार के नाम से जानते हैं, जो कि उर्दू लिटरेचर भी बहुत अच्छा लिखते हैं। इनको भी ये अवार्ड दिया गया है, पर याद रखना ये अवार्ड लेने के लिए अनेबल थे। ठीक है, ये आ नहीं पाए थे वहां पर। अगला, अब ये तो हमें क्लियर हो गया, इनको मिला है। अब देखो क्या लिखा हुआ है। कहता है जो जननपीठ अवार्ड है वो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, जिसको हर साल प्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है? भारतीय जननपीठ। और कब से प्रेजेंट किया जा रहा है? 1965 से इसे क्या किया जा रहा है? प्रेजेंट किया जा रहा है।
ठीक है। और बने कब था ये, तो बना कब था 1961 में, और 1965 में पहली बार दिया गया था, ठीक है। अवार्ड जो है वो किसको मिलता है, तो जो ऐसे लोग जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया होगा, किसमें, इंग्लिश में या फिर अदर किसी और इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, और जिसको भी ये अवार्ड मिलता है, ध्यान रखना है, उसे 11 लाख कैश प्राइज मिलता है। और वाग्देवी बताया हुआ है आपको, वाग्देवी कौन है बच्चे, तो हिंदू गॉडेस सरस्वती, और एक सर्टिफिकेट वहां पर दिया जाता है। और अगर आपको याद होगा तो ये करंट अफेयर में आपको कुछ टाइम पहले ही करवा भी चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एक आइडिया था, और उसी आइडिया के अंदर क्या किया जा रहा है, उसी आइडिया के अंदर जो एमपी होते हैं, ठीक है, एमपी बोलने का मतलब है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको एक अवार्ड से नवाजा जा रहा है, ठीक है। बात करते हैं, समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है चेन्नई बेस्ड प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने अनाउंस करा है रेसिपिएंट ऑफ संसद रत्न अवार्ड 2025, जिसमें 17 एमपी आते हैं। अब 17 के 17 एमपी तो याद होने से रहे आपके पास, पर लिखा हुआ है वहां पर कि 2 कमेटीज भी हैं, ध्यान देना, 2 कमेटीज भी हैं अगर हम बात करते हैं। और उन 2 कमेटीज को भी, अगर कमेटीज की बात कर लूं तो पार्लियामेंट्री कमेटी में एक कमेटी का नाम है फाइनेंस वाली कमेटी, और एक कमेटी का नाम है एग्रीकल्चर वाली कमेटी। इन दोनों को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका एक एक्स्ट्रा हमें क्या दिखता है, पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस दिखती है, कहां पर, लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है। महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा अवार्ड आए, फिर यूपी, फिर झारखंड, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु, इन सबको एक एक अवार्ड मिला है, ठीक है। नॉमिनेशन वर फाइनलाइज्ड बाय दी, अब ध्यान रखना कौन थे इस कमेटी के चेयरमैन, क्या नाम है, हंसराज गंगाराम अहीर, ये अपने नाम यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। और किसकी टीचिंग से ये इंस्पायर होकर बनाया गया है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के आइडिया से इसको यहां पर लिया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे। अच्छा, एक और बात, ये जो हंसराज गंगाराम है ये कौन है अभी, तो ये चेयरमैन है किसके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के चेयरपर्सन है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं इसके साथ का, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बार किसे मिला था ये, तो 1971 में कौन थी भारतीय पहली, वीएस नायपॉल, ठीक है, ये आपने याद रखना है, इनको ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और इसी इंटरनेशनल बुकर प्राइज को मैन बुकर प्राइज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको हम मैन बुकर प्राइज के नाम से भी जानते हैं। तो बेंगलुरु बेस्ड एक राइटर हैं, लॉयर हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम है बानू मुश्तक, ठीक है, अलॉन्ग विद हर ट्रांसलेटर का नाम क्या आता है, दीपा बश्ती, याद रखेंगे, वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर द कन्नड़ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, जिसका नाम है हार्ट लैम्प सिलेक्टेड स्टोरीज, ठीक है। गौर करना, ये जो इनकी स्टोरी है, ये स्टोरी एक्चुअली में किससे डील करती है बच्चे, तो ये स्टोरी एक्चुअली में डील करती है किससे, ये जो पेट्रियार्की चलती है, पेट्रियार्की मतलब पिता को, मतलब पेट्रियार्की मतलब मर्दों का डोमिनेंस यार, तो जहां मर्दों का डोमिनेंस ज्यादा रहा है उसके बारे में बताती है। प्लस ये बताती है किसके बारे में, एक बंदिया साहित्य मूवमेंट चला था केरला में ही, कर्नाटका में ही, और जिसके अंदर एक्चुअली में औरतों को लिखने पढ़ना बैन था, मतलब उसके साथ ही एसोसिएटेड था। और उस टाइम पीरियड की पूरी स्टोरी इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। अगर बानू मुश्तक की बात करते हैं तो ये पहली कन्नड़ ऑथर बनी है, स्टार मार्क करने वाली पॉइंट है, और ये पहली मुस्लिम औरत बनी है इंडिया से जिनको इस प्रकार का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इनकी ट्रांसलेटेड, अच्छा अब इनकी जो किताब थी वो तो कन्नड़ में लिखी थी, फिर उसको ट्रांसलेट भी करा होगा किसने, तो ट्रांसलेट करने वाली कौन थी, दीपा बश्ती, याद रखेंगे आप यहाँ पर। और जो द अवार्ड कैरीज अ कैश प्राइज मिलता है इसमें कितना, 50,000 ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, और अगर हम बात करें फिर ये इनके बीच में आपस में बट जाएगा, वो तो इतना काम का नहीं है। पर पहली इंडियन कौन थी आपने याद रखना है, और इनकी जो स्टोरी थी उसका नाम था इन अ फ्री स्टेट, ठीक है, इन अ फ्री स्टेट, ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। अगला आता है रिपोर्ट एंड रैंकिंग्स के बारे में, आइए बात कर लेते हैं। अगला कहता है आपके पास टॉप 100 ब्रांड आए हैं, ठीक है, गौर करना, वर्ल्ड के
टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स आए हैं, जिसमें से अगर हम बात करते हैं, देखो पहले हम टॉप की बात करते हैं फिर इंडिया वाले की बात करते हैं। सबसे टॉप पोजीशन पे कौन आया बच्चे? एप्पल, याद रखना है। सेकंड कौन आया आपके पास यहाँ पे? गूगल। थर्ड कौन आया आपके पास यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट। और कहता है 4 इंडियन कंपनीज भी हैं, मैं ये नहीं कह रही 4th है, मैं कह रही हूँ 4 इंडियन कंपनीज है, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी, HDFC, एयरटेल, इन्फोसिस, ये भी इसके अंदर काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भारी बात नहीं है, ब्रांड वैल्यू वाला नॉर्मल करंट अफेयर है, आप इसके साथ पढ़ सकते हैं। अगला आता है फोर्ब्स की 2025 की हाईएस्ट एथलीट, जो मतलब हाईएस्ट पेड एथलीट्स हैं, उनका नाम यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं इसको भी, और क्या क्या इसके साथ जुड़ सकता है उसके बारे में बात यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, आइए क्या कहता है समझते हैं, और क्या लिखा हुआ है वो बात कर लेते हैं। देखिए कहता है मतलब पुर्तगाल के सॉकर या सॉसर भी कहते हैं इसे, सॉसर प्लेयर हैं, क्या नाम है इनका यहाँ पर आपके पास? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, अगर हम बात करें इनका टॉप पोजीशन है, याद रखना, लगातार तीसरी बार, और कितना बताया गया इनका यहाँ पर? तो $2 क्या लिखा है यहाँ पे? 275 मिलियन बिटवीन मई 2024 से लेके 25 तक। उसके बाद है बास्केटबॉल प्लेयर, क्या नाम आता है इनका? स्टीफन करी, याद रखेंगे। और यूके बेस्ड बॉक्सर, क्या नाम है इनका? टाइसन फरी। इनका कौन सा पोजीशन है? 3rd रैंक है। ठीक है, याद रखना कि फॉर द फर्स्ट टाइम 2019 में, ठीक है, उसके बाद नो फीमेल एथलीट वर फीचर्ड इन फोर्ब्स 2025 लिस्ट, ये नहीं आई है। एथलीट्स की बात हो रही है, वाकई वुमेन्स तो आई हुई है एथलीट में, और कोई भी इंडियन एथलीट इस टॉप 50 की लिस्ट के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें और कोई भारी बात नहीं है, इंडिया से कोई नहीं आता, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है FAO की रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस। ठीक है, आप सबको बताए बच्चे, जिन जिन जगहों पर कन्फ्लिक्ट चलता है, जिन जिन एरियाज पे ज़्यादा युद्ध चलते हैं, या जहाँ जहाँ पर क्या होते हैं, जहाँ जहाँ पर बेटा युद्ध चलेंगे तो वहाँ पर खाने की तो लैग अपने आप ही आएगी। तो कहता है FAO ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, और ये रिपोर्ट कहती है कि नियरली 300 मिलियन, गौर करने वाली बात है, और अप्रॉक्स देखें तो 295.3 मिलियन पीपल अक्रॉस 53 कंट्रीज, इन्होंने सीवियर हंगर को फेस करा है। कब? 2024 में। ठीक है, याद रखना, पहले कितना था यहाँ पे? 13.7, पर अब कितना हो चुका है? तो अब हो चुका है कितना? 295.3 मिलियन। ठीक है, कहता है नियरली 23% ऑफ द टोटल पीपल एनालाइज्ड बाय द रिपोर्ट और फेस्ड एक्यूट फूड insecurity. It is the 5th consecutive year that the number of people facing high level of acute food insecurity remained above. ठीक है, तो ये डेटा बस ऐसे ही याद करने वाला है, हमारे लिए पेपर के लिए कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है? ये वाला। ठीक है, हमसे ये वाले पूछने के चांसेस पूरे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, और आगे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ पीपल फेसिंग कैटास्ट्रॉफिक फूड क्राइसिस मोर देन डबल, ये तो हो गया आपके पास यहाँ पे। कहता है जो ज़्यादा करके फूड क्राइसिस देखा गया है वो किसके कारण हुआ है? आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। मोर देन 90% ऑफ पीपल फेसिंग एक्सट्रीम लेवल ऑफ हंगर इन गाजा और सूडान, याद रखना है आपने। ठीक है, क्योंकि और सूडान की न्यूज़ अभी हमने शुरू में ही पढ़ी। ठीक है, तो ये कुछ वैसे एरियाज है बेटा जहाँ पर कह सकते हैं आप ह्यूमन की ज़्यादा वैल्यू ना कर इन सब लड़ाई पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और FAO के डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंग्यू, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली। और कब बनी थी ये बॉडी? 1945 में। ठीक है, चलिए अगला आता है, अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, शायद आप गए भी होंगे। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रैंक आया है। अगर हम बात करते हैं कनाडा की मतलब कनाडा से ये रिपोर्ट आई है जिसका नाम है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड रिलीज द टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट, पर किस चीज़ में टॉप 10, किस चीज़ में यहाँ पर? पैसेंजर ट्रैफिक में 2024 और 25 की लिस्ट आई है, जिसमें टॉप करने वाली तो ये है बेटा एटलांटा है, आ जाएगी आपके पास। सेकंड नंबर पे है दुबई इंटरनेशनल। पर अगर हम इंडिया से बात करें तो इंडिया से 9th रैंक किसका बनता है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ठीक है, तो आप देख लेंगे डेटा क्या लिखा हुआ है, ये तो फैक्चुअल है आपके पास। और अगला कहता है द USA रिमेन्स द फोरफ्रंट ऑफ ग्लोबल पैसेंजर ट्रैफिक विद द 5 ऑफ टॉप 10
10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट लोकेटेड विद इन दी कंट्री। एशिया में अगर बात की जाए, अगर गौर करना, वैसे टॉप 10 में देखा जाए तो हमारा 9वां रैंक है, पर अगर ऐसे एशिया में देखा जाए तो हमारा रैंक क्या निकलता है बच्चे, यहाँ पे 3rd बिजिएस्ट याद रखना है। किसके बाद? दुबई इंटरनेशनल और टोक्यो हानेदा एयरपोर्ट के बाद। ठीक है, चलिए एक और हमारे पास कंप्लीट होता है, अगला बढ़ते हैं। अगला कौन सा आता है हमारे पास यहाँ पे? अगला आता है हमारे पास टाइम्स की 100 फिलंथ्रॉफी 2025 लिस्ट हमारे सामने पेश हो चुकी है। अब इसको भी पढ़ लेते हैं और इसके साथ क्या क्या जुड़ता है वो देख लेते हैं। ठीक है, फिलंथ्रॉफिस्ट कौन होते हैं बेटा? जो चैरिटी देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फिलंथ्रॉफिस्ट कहा जाता है। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, अजीम प्रेमजी, उसके बाद निखिल कामत। ठीक है, ये आते हैं वो लोग जो कि इस लिस्ट में हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद है माइकल ब्लूमबर्ग। ठीक है, उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर जिन्होंने बहुत जगहों पर क्या करी है, यूनिवर्सिटीज हो गए, मेडिकल एजुकेशन हो गए, वहां पर क्या करे हैं, दान पुण्य करा है। उसके बाद कहता है द लिस्ट हैज कैटेगराइज्ड। अब इसके अंदर 4 कैटेगरीज थी, उसमें एक था टाइटन, फिर लीडर, फिर ट्रायल ब्लेजर और एक आता है इनोवेटर। तो इतना काम करनी है, नाम याद रखना पड़ेगा और कौन किसका फाउंडर है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है? डिफेंस एंड मिलिट्री। ठीक है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी अभी हमारी पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेज वॉर होते होते रुकी है। ठीक है, नहीं तो फुल फ्लेज वॉर तो होनी थी, खैर रुक गई है। अगर हम बात करते हैं, एक तिस्ता प्रहार क्या हुई है बच्चे हमारे पास? एक्सरसाइज हुई है। ठीक है, बात करते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। तो इसके अंदर कहता है इंडियन आर्मी ने कहां पर करी है ये? वेस्ट बंगाल में। एक क्वेश्चन निकालो पेपर का। ठीक है, पेपर का क्वेश्चन है तिस्ता, अगर हम बात करते हैं तो ये ट्रिब्यूटरी है। तिस्ता एक नदी का नाम है बेटा। ठीक है, तिस्ता ट्रिब्यूटरी है किसकी? ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा, याद रखना। ठीक है, तो तिस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो एक पेपर के लिए क्वेश्चन निकाल लेंगे आप, ब्रह्मपुत्रा की। और वहां पे एक फील्ड रेंज है जहां पर ये पूरी एक्सरसाइज हुई है। और इसमें क्या किया गया है बच्चे? इसमें प्रिपेयर्डनेस, कोऑर्डिनेशन, ठीक है, मतलब जो मतलब अगर हमें लड़ना पड़ जाए, मतलब इकट्ठा करके लड़ना पड़ जाए या इकट्ठे होकर लड़ना पड़ जाए तो कैसे लड़ना, इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली आती है भार्गव अस्त्र का ड्रोन सिस्टम। नाम से क्लियर है, नाम है भार्गव अस्त्र। और किसको रोकेगा ये? तो काउंटर ड्रोन, मतलब जो ड्रोन आएंगे, मान लेते हैं कोई एक कंट्री जो है, देखो बेटा पहले ड्रोन काम आते थे किस चीज के लिए? पहले ड्रोन आते थे शादियों में वीडियोग्राफी के लिए, खैर अभी भी आते हैं, फिर एग्रीकल्चर में भी यूज हुआ और धीरे धीरे करके इसको हमने कहाँ इंट्रोड्यूस कर लिया है? हमने इंट्रोड्यूस करा है इसको कहाँ पर? डिफेंस सिस्टम में भी। ठीक है, तो मान लो अगर बहुत सारे किसका झुंड आ रहा होगा आपके पास, बहुत सारे ड्रोन्स का झुंड आ रहा है, मान लो बॉर्डर वाले एरिया पे, तो उस टाइम पीरियड पे ये ड्रोन हमारी क्या मदद करेगा? क्या करेगा हमारे लिए? बहुत ही ज्यादा काबिल और मदद करेगा। ठीक है, क्या करेगा? अगर एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स का अटैक हो जाए तो उनसे बच ये एंट्री ड्रोन सिस्टम बनाया गया है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं C4I लगा ना, C4I लगा हुआ है। C4 का मतलब क्या हो गया? अगर हम बात करें कमांड, फिर कंट्रोल, फिर और फिर आता है कंप्यूटर, जो सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा और अपने दुश्मन को, मतलब दुश्मन जो ड्रोन है उसे खत्म करने में काम करेगा। ठीक है, और जरूरत पड़ी तो एक ही बार में 64 याद रखना गाइडेड रॉकेट्स को क्या कर सकता है? ये लॉन्च कर सकता है। ठीक है, कितनों को? तो आप याद रखेंगे 64 गाइडेड, अगर हम बात करें माइक्रो रॉकेट्स को क्या कर सकता है? लॉन्च कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर पढ़ते हैं, समझते हैं और इसे खत्म करते हैं। कहता है इंडिया ने सक्सेसफुली, अगर हम बात करें, ट्रायल करा है किसका बच्चे? लो कॉस्ट। अच्छा, एक और बात, ये मेड इन इंडिया है, याद रखना। ठीक है, और इसका जो है, इसको कहां से टेस्ट किया गया? गोपालपुर उड़ीसा से, याद रखना है। और इस सिस्टम को कहां बनाया गया था? तो आप याद रखेंगे सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, और सब्सिडरी ऑफ सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड। भार्गवास्त्र की बात करते हैं तो ये ऑपरेट करेगा किसमें? इन हार्ड किल मोड। और याद रखना बेटा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्लियर करा है कि ये बना कहां पर है, तो ये इंडिया में ही बना है, याद रखने वाला पॉइंट है आपके पास। ठीक है, कहता है ये जो सिस्टम है वो डिटेक्ट कर सकता है स्मॉल और इनकमिंग ड्रोन्स को। कितने डिस्टेंस पे बोला है? डिस्टेंस अप टू 2.5 किलोमीटर। और मैंने आपको बोला ना बेटा, रडार वगैरह की मदद से ये पूरी इंफॉर्मेशन लेगा और फिर ये आगे दुश्मनों के ड्रोन्स को क्या कर सकता है? खत्म कर सकता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो एक्ट है वो कब आया था बच्चे, 2005 में। और 5 में क्यों आया था, क्योंकि 4 में सुनामी आई थी, ठीक है। और सुनामी के बाद हमें ये रियलाइज हुआ था कि ऐसा एक प्रॉपर इंडेक्स हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज राहत हुई है किसके बीच में, आर्मी और एनडीआरएफ के बीच में। और इसे कहां पर किया गया है, दीमापुर। दीमापुर कहां पर आता है बच्चे, नागालैंड में, ठीक है। और कोई बात नहीं है इसके अंदर, बस इतना काफी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही दुखद न्यूज़ है साइंस और टेक वाले से, ठीक है। वो दुखद न्यूज़ ये है बेटा कि इसरो ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च करा था जिसका नाम था PSLV C61 मिशन, जो कि क्या हो चुका है बेटा, फेल हो चुका है, ठीक है। आपको पता होगा पिछले साल तक हमारे कितने मिशन हो चुके थे, 100। और अब अगर हम बात करते हैं तो 101वां जो मिशन है वो क्या हो चुका है, फेल। पर आपको पता है कि हमारी इंडिया की जो इसरो ये टीम है ये बहुत ही काबिल है, ये फिर दोबारा उठकर आ जाएगी, ठीक है। आइए बात करते हैं, समझते हैं क्या हुआ है बेटा। इसरो ने लॉन्च करा था PSLV C61 को, इसको लॉन्च करा था। और इसको लॉन्च करना मतलब इसको जो लॉन्च करने का एम था वो एम ये था बेटा, एम पीछे लिखा हुआ है, एम क्या था बेटा इसका समझना। इसका मेन एम था, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो इसका मेन एम था कि हमें वहां जाकर मतलब अर्थ का जो ये ऑर्बिट वाला है ऑर्बिट में पहुंचकर ऑल वेदर सर्वेलेंस में इसने हमारी मदद करनी थी, क्योंकि इसके अंदर एक सी बैंड सिंथेटिक रडार लगाया गया था जो कि हमारी मदद करेगा किसमें, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, फॉरेस्ट्री और आने वाले टाइम पर ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटीज में भी क्या करता, मदद करता, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब आते हैं वापस और क्या कहता है, ये मिशन फेल हो गया। और कब फेल हुआ बेटा, देखो अगर हम बात करते हैं किसी भी मिशन की 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक होती है सॉलिड, फिर होती है लिक्विड, फिर होती है सॉलिड, फिर होती है लिक्विड, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले वाले में क्या किया गया समझो, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जो पहली जो थी उसमें क्या किया गया, सॉलिड रॉकेट जो मोटर होता है, अकम्पेनिड विद 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर, सब कुछ सेटअप किया गया। सेकंड वाले में क्या किया, पहले तो सॉलिड वाला वो लगा ना, बूस्टर लगा। उसके बाद क्या किया गया, लिक्विड फ्यूल्ड को क्या किया गया, यहाँ पे जलाया गया। और जब तीसरी स्टेज पे ये पहुंचता है बच्चे, जब तीसरी स्टेज पे क्या करना था, इसने ऑपरेट करना था, तो ये जो सॉलिड रॉकेट मोटर था उसको इंस्टॉल किया गया था। और इससे क्या मिलना था, इससे रॉकेट को थ्रस्ट मिलना था। थ्रस्ट मतलब है इसने इस तरीके से उठते हुए ऊपर को जाना था और स्पीड पकड़नी थी, ठीक है। तो यहीं पे ये फेल हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो गया, यहीं पर ये फेल हो गया। माना जाता है कि जो प्रेशर लगना था वो प्रेशर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, और जिसके कारण ये मिसाइल क्या हो गई, हमारे पास फेल हो गई, ठीक है। तो ये जो मिशन है वो हमारे पास क्या हो गया बच्चे, फेल हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। और अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसको, और मतलब अगर हम बात करते हैं इस मिशन की, तो इस सैटेलाइट को हमें प्लेस करना था कहां पर, तो हमें इसे प्लेस करना था EOS-9 सैटेलाइट, जिसका रीसेट 1B भी इसका नाम है। और ये एक बहुत ही मतलब मददगार साबित हो रही थी, पर क्योंकि फेल होगी तो कोई चलो बात नहीं है इसके अंदर, पर फेल हो चुकी है, याद रखना है, ठीक है। और फेल बेटा कैसे की गई, क्योंकि तीसरी स्टेज पे ही फेल होगी ना, तो चौथी स्टेज पे हमने क्या करा, इसको हमने इसे मैनुअली क्या कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया, ताकि स्पेस के ऊपर डेब्रिस ना बने, ठीक है, स्पेस में कोई धूल मिट्टी ना इकट्ठा हो जाए, इसके लिए इसको किया गया। इसरो के चेयरमैन कौन है, वीर नारायणन। हेडक्वार्टर कहां पर आते हैं, बेंगलुरु कर्नाटका, और इसकी स्थापना हुई थी 1696 को, ठीक है। अगला सेक्शन आता है स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, क्योंकि अगर हम बात करते हैं किसकी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, ये अभी अभी हुए हैं हमारे पास, और इसके बारे में बात करते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आइए बात करते हैं, कहता है 7वां एडिशन हुआ है इसका, खेलो इंडिया यूथ गेम का। एक्चुअली में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे इस तरीके से चलाया था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं और जो क्या होती है हमारे पास कॉलेजेस हैं, उनके लिए चलाया गया था पहले इनिशियली, पर बाद में इसका नाम क्या चेंज किया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम इसका नाम बाद में चेंज किया गया, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो इसके इवेंट कहां पर हुए हैं, तो इसके बिहार की 5 सिटीज के अंदर हुए हैं इवेंट, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, और 2 ऐसे इवेंट थे जो कहां पर होने थे, नई दिल्ली में, वो हो चुके हैं, ठीक है। महाराष्ट्र ने यहां पर टॉप करा है, याद रखना है आपने। टोटल मेडल कितने लिए हैं, 158। फिर हरियाणा आता है, फिर राजस्थान आपको देखने को यहां पर मिलता है, ठीक है। कितने स्पोर्ट्स थे यहां पर, तो आप याद रखेंगे 28 स्पोर्ट्स थे, याद रखना
रखना है। और कहता है यहाँ पे लिखा है सेपक तकवरा, मतलब बोलने का मतलब है, आपने शायद सुना होगा एक वॉलीबॉल हम हाथ से खेलते हैं, एक वॉलीबॉल होती है फुट वॉलीबॉल, ठीक है। तो ये कौन सी वाली के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे इसे फुट वॉलीबॉल कहा जा रहा है, ठीक है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये भी इसको इंक्लूड किया गया, इतने काम का नहीं है। अब गौर करना बेटा, इसका एम्बलम या मास्कट क्या था, तो गज सिम्हा। क्या था इसका मास्कट, गज सिम्हा, याद रखना है। और बिहार ने भी, क्योंकि बिहार एक होस्ट सिटी थी यहाँ पर, तो बिहार को टोटल मेडल कितने मिले हैं, तो बिहार को टोटल मेडल 36 मिले हैं, ठीक है। चलिए, और याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो काम है वो कब से शुरू हुआ है बच्चे, तो वो शुरू हुआ था भारत में 2018 से, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला कहता है इंडिया के 86th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं यहाँ पर, तो इनका नाम है LR श्रीहरि, ठीक है। अब इससे पहले ये पढ़ो, ठीक है। क्या होता है बेटा कि जो भी बच्चा या जो भी बंदा क्या खेलता है, चेस खेलता है, तो उसे क्या दिया जाता है, उसे एक टैग मिलता है, उसे एक टाइटल मिलता है जिसका नाम होता है ग्रैंड मास्टर। और इसके लिए अगर हम बात करें तो अब ये फाइड ने डिसाइड कर रखा है, मतलब जो चेस फेडरेशन है उसने डिसाइड कर रखा है कि 2500 एट वन टाइम एंड 3 फेवरेबल रिजल्ट इन टूर्नामेंट इन्वॉल्विंग अदर ग्रैंड मास्टर। मतलब आपने, अगर हम बात करते हैं, ये जो 2500 हम पढ़ रहे हैं, रैंकिंग पढ़ रहे हैं, ये 2500 लेना इतनी आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत 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 ज्यादा क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये रैंक आपको देखने को मिलता है। तो अभी रिसेंटली किसे मिला है ये रैंक, तो आप याद रखेंगे LR श्रीहरि को। कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तमिलनाडु से। कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने, 86th, याद रखना है। और कैसे बने, तो इनका 3rd ग्रैंड मास्टर नाम था कहाँ पर, एशियन इंडिविजुअल मेंस चेस चैंपियनशिप 2025, और ये कहाँ पर हुई है, UAE में। उसके बाद है पी शायम निखिल, ये कौन से बने, 85th वाले बने थे, याद रखना है 2024 में। और पहले कौन थे आपके पास, तो सबको पता है विश्वनाथन आनंद। और पहली फीमेल कौन थी, तो कोनेरू हम्पी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। और अगर इंटरनेशनल मास्टर्स बनना होगा तो कितनी रेटिंग चाहिए, यहाँ पे मिनिमम कितनी चाहिए होती है, 2400, ठीक है। अगला आता है एशियन चेस चैंपियनशिप। अगेन सारी न्यूज चेस के ऊपर ही है इस बार, ठीक है। गौर करना क्या लिखा हुआ है, ग्रैंड मास्टर बर्दिया दानेश्वर ऑफ ईरान, इन्होंने ओपन कैटेगरी और इंटरनेशनल मास्टर सॉन्ग युगजन को क्या करा यहाँ पर, ऑफ चाइना, क्लेम द वुमेन टाइटल। और एशियन चेस चैंपियनशिप जो भी आपने पीछे पढ़ी उसी के अंदर, ठीक है। कहता है ये जो चैंपियनशिप है इसके अगर हम बात करते हैं तो 250 प्लेयर्स थे, कितनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, 38। और कहता है यहाँ पे ग्रैंड मास्टर दानेश्वर बर्दिया को गोल्ड मिला है 79 पॉइंट्स, एजिंग इंडियाज ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ऑन टाई ब्रेकर डिस्पाइट लूजिंग हिम टू यहाँ पर फाइनल राउंड पे, ठीक है। तो फाइनल राउंड पे नहीं जा पाए, पर इस तरीके से यहाँ पर जीत कर आते हैं, ठीक है। अगला कहता है फाइड। अगेन किसके साथ न्यूज है, ये चेस के साथ ही है। ग्रैंड मास्टर जुहू जिनर टॉप कर रहे हैं किसमें, लीडर बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन वुमेन ग्रैंड प्रिक्स सीरीज, जो कि कहां पर हुई है बेटे, तो आप याद रखेंगे ये ऑस्ट्रिया में देखने को मिलती है, ठीक है। तो किसे आ रहा है ये देख लेंगे इसके साथ का। और कोनेरू हम्पी का क्या रैंक है ये देखने वाला है, 4th रैंक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आपके पास आता है फाइड के हेडक्वार्टर का है स्विट्जरलैंड में। टॉप 2 प्लेयर्स क्वालिफाइड होंगे किसके लिए, आगे 2026 के फाइड वुमेन कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए, ठीक है। चलिए आगे आता है इसके बाद का दोहा डायमंड लीग, जो मैंने आपको बताई थी किसके बारे में, नीरज चोपड़ा के बारे में, वो न्यूज आती है, ठीक है। तो इंडिया के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा का रैंक यहाँ पर क्या है, 2nd, याद रखना है। एंड नेशनल रिकॉर्ड थ्रो ऑफ कितना है, 90.23 मीटर। और कहाँ हुई है बेटा, तो दोहा डायमंड लीग 2025 कहाँ पर हुई, कतर स्पोर्ट्स क्लब इन दोहा कतर में, ठीक है। कहता है जर्मनी के जूलियन वेबर का यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद एंडरसन पीटर ऑफ ग्रेनाड, ठीक है, जो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, इनका रैंक क्या रहा बच्चे, यहाँ पे 3rd रहा। उसके बाद एक नाम और आता है, नाम है पारुल चौधरी ऑफ इंडिया, इनका 6th रैंक रहा। किस कैटेगरी में, तो किस रैंक मतलब वुमेन्स में, याद रखना है आपने। और उसके बाद विद दिस शी ब्रेक हर नेशनल रिकॉर्ड एंड क्वालिफाइड फॉर
2025 के जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाली है, कहाँ पर? टोक्यो में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सुपर बेट चेस क्लासिक रोमानिया 2025। तो याद रखेंगे इंडिया के ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, याद रखना है, इन्होंने क्या करी यहाँ पे जीत हासिल करी है, कहाँ पर? बाय विनिंग द सुपर बेट चेस क्लासिक रोमानिया 2025। कहाँ पर हुआ ये? बुचारेस्ट में। उसके बाद है इनको टाइटल मिला है यहाँ पर, तो याद रखेंगे 3-वे बिल्ड्स प्ले ऑफ अगेंस्ट, एक है फ्रांस के और एक है, मतलब दोनों फ्रांस के हैं, उनको हराने के बाद। ठीक है, कहता है उसके बाद का आपके पास यहाँ पर जनवरी 2025 में, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या बने थे? इंडिया के पहले चेस प्लेयर टू विन 2025 टाटा स्टील चेस मास्टर प्लेयर टाइटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है फुटबॉल एक चैंपियनशिप हुई है इंडियन मेंस की, अंडर कौन सी वाली उम्र के अंदर? अंडर 19, याद रखना है हमें यहाँ पे, अंडर 19 के अंदर। और इसमें अगर हम बात करें, हम जीत चुके हैं, और कौन हारा है? बांग्लादेश यहाँ पर हारा है। कहाँ पर हुआ था ये? तो यूपी अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, जहाँ पर ये हार गया है। ठीक है, कहता है अंडर 19 की जो फुटबॉल टीम है उसे ब्लू कॉल्ट भी कहा जाता है, जिसके कैप्टन कौन है? सिंगमायुम शामी, याद रखना है। और उसके अलावा टूर्नामेंट में 6 टीम्स थी, कहाँ से? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका से। और साफ के हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? ढाका, बांग्लादेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला ग्रैंड प्रिक्स आप खुद पढ़ लेंगे, आपको बताइए इसके बारे में। ठीक है, अगला उसके बाद आता है इटालियन ओपन टेनिस। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है बच्चे? तो आप गौर करेंगे, ये कहाँ पर हुआ है? इटली में हुआ है। ठीक है, गौर करना। कहता है इन मेंस सिंगल स्पेन के कार्लोस, क्या नाम आता है? कार्लोस एल्कराज, जो इनका नाम है, इन्होंने यहाँ पर जीता है। और किसे हराया है? इटली के जानिक सिनर को यहाँ पर हराया है। कहता है इटली की जैस्मीन पाउलिनी, इन्होंने क्या करा यहाँ पर? इन्होंने वुमेन सिंगल टाइटल जीता है एंड डबल टाइटल एट 2025 इटालियन ओपन। द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स सर्व्स एज द गवर्निंग बॉडी, जो मेंस प्रोफेशनल टेनिस और ओवरसीज बोथ ऑफ एटीपी टूर और एटीपी चैलेंजर टूर, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला आता है CCI बिलार्ड्स। ठीक है, तो ये क्रिकेट क्लब है इंडिया का, जहां पर ये क्या हुआ है? बिलार्ड्स और स्नूकर वाला हुआ है, जिसमें कौन जीते हैं बच्चे यहाँ पर? तो पंकज अडवाणी जीते हैं, याद रखना है आपने। और कहता है किसे हराया है? तो ध्रुव सितवाला को हराया है। कहाँ पर? विलियम जोनस बिलार्ड हॉल, मुंबई के अंदर। ठीक है, इनको 2004 में क्या दिया गया है बच्चे? तो आप याद रखेंगे अर्जुन अवार्ड। उसके अलावा इन्हें क्या मिल चुका है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें यहाँ पर दिया जा चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, और इनको क्या मिल चुका है यहाँ पर? इन्हें एक और अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है पद्म भूषण, ये भी आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का। अगला इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला आपके पास कौन सा सेक्शन आता है? बैंकिंग और इकोनॉमी। इस बार बैंकिंग और इकोनॉमी की एक ही न्यूज़ है, उसको पढ़कर भी यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। कहता है बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर आती है, इसने अनाउंस करा है कि हम शेयर कर रहे हैं क्या? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। आप सबको पता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड या साइबर फ्रॉड या फाइनेंशियल क्राइम कितने बढ़ चुके हैं, तो उसे रोकना है, उसके लिए इसको लाया गया है। ठीक है, ये एक टूल की तरह काम करेगा, डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जो लोगों को अवेयर करेगा, उनको बताएगा किसके बारे में? साइबर फ्रॉड के बारे में। और बोल्स आप ऐसा कह सकते हैं कि ये प्रिवेंट करेगा हमें फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए। कहता है FRI इज a risk-based metric that classifies a mobile number to have been associated with medium, high और very high risk of financial fraud। ठीक है, तो जैसे स्पैम लिखकर आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, वैसे यहाँ पर ये काम करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो क्लासिफिकेशन है, अब ये पूरा डेटा लिया गया बेटा, और उस डेटा के अकॉर्डिंग ये सब चीजें यहाँ पर डिसाइड की गई हैं। तो कहता है ये जो क्लासिफिकेशन है रिजल्ट ऑफ इनपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, हर जगह से डेटा लिया गया, जैसे
I4C से, उसके बाद नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, .चक्षु प्लेटफॉर्म आ गया, इंटेलिजेंस आ गया, इन सब के द्वारा सब कुछ शेयर किया गया और फिर इस डेटा को नोट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे स्टेक होल्डर्स जैसे कि कौन कौन आ जाएंगे, स्पेशली क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यूपीआई आ गया हमारे पास, इन सब से या मतलब देखो बेटा, अगर हमारा नंबर जैसे से हम डिजिटलाइज हो रहे हैं, इसका खतरा भी हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और सीधी बात है, क्या करना है हमें यहाँ पर, इन सब फ्रॉड से हमें बचना है और अपने लोगों को भी बचाना है, ये हमारा मेन एम यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो कहता है इसके बाद का यहाँ पर कहता है जैसे ही कोई सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर आएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, एकदम ही सर्वेलेंस पे चला जाएगा और फिर इसके बारे में हमें डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन आता है जिसका नाम क्या आता है, डेज, और डेज पढ़कर इसको वाइंड अप करते हैं। पहला लिखा हुआ है, कहता है नेशनल डेंगू डे। डेंगू बेटा आप सबको पता है कि डेंगू एक घातक बीमारी है। ठीक है, क्योंकि सेल वीक हो जाते हैं हमारी बॉडी के और जिसके कारण जो है वो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, मौत भी हो जाती है कई बार। ठीक है, अगर हम बात करें और कौन से मच्छर की बात हो रही है, तो एडीज मॉस्किटो की बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो नेशनल डेंगू डे को कब मनाया जाता है, 16 मई को मनाया जाता है। याद रखना है आपने, मॉनसून आ रहे हैं और ये भी वाटर ब्रोन डिजीज है हमारे पास, जहाँ गंदा पानी रहेगा वहाँ पर हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी थीम क्या है, एक्ट अर्ली, प्रिवेंट डेंगू, क्लीन सराउंडिंग्स एंड हेल्दी लिविंग। ठीक है, तो ये हमारी थीम हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आने वाले टाइम पर अगर हम बात करते हैं बेटा, और सॉरी मैंने आपको वाटर ब्रोन डिजीज बोला, सॉरी ये मॉस्किटो ब्रोन डिजीज है। ठीक है, याद रखना है आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला आता है वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे। ये बेटा बीपी से एसोसिएटेड है। ठीक है, कहता है हाई ब्लड प्रेशर और बीपी, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, कहता है थीम क्या है, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली एंड कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ठीक है, और ये बाकी आपको मैंने इसके बारे में बता दिया है। अगला आता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। म्यूजियम की बात करते हैं बेटा, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो डीपीएसपी है वहां पर आर्टिकल नंबर 49 है। 49 क्या कहता है, 49 कहता है कि जो भी इंडिया के मॉन्यूमेंट्स है उन्हें क्या करना है, प्रिजर्व करना है, बचाना है। तो उन्हें प्रिजर्व करके कहाँ रखा जाएगा बच्चे, म्यूजियम में रखा जाएगा ना। तो कहता है 18 मई को हम ये डे मनाते हैं। थीम क्या है इसकी, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स इज रैपिडली चेंजिंग। तो ये क्या आती है इसकी, आपके पास थीम आ जाती है बेटा, याद रखेंगे आप। ठीक है, और इसके साथ हमें याद रखना है बेटा, क्योंकि हमारा जो भी हेरिटेज है, जो भी हमारा डेटा है, उसको प्रिजर्व करने का काम कौन करता है, म्यूजियम करते हैं। ठीक है, और आने वाले टाइम पर एक स्टडी भी प्रोवाइड करते हैं किसको, जो लोग रिसर्च वगैरह करते हैं। ठीक है, और काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में, याद रखना है। और IMD ने इसे कब स्टैब्लिश करा था, 1970, मतलब IMD ये जो म्यूजियम डे है इसे कब मनाया जा रहा है, 1977 से। ठीक है, चलिए अगला, भारत सरकार ने डिक्लेयर करा है कि 23 सितंबर को अब हम क्या मनाएंगे, आयुर्वेदा डे मनाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस साल एक्चुअली इस साल नहीं सॉरी हर साल 23 सितंबर को क्या होता है बच्चे, ऑटम इक्विनॉक्स आता है। आपने अर्थ की रोटेशन के साथ 4 मूवमेंट्स पढ़े होंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इक्विनॉक्स, पढ़ा होगा सोलिस्टिस, पढ़ा होगा, उसमें से एक आता है बच्चे ऑटम इक्विनॉक्स, जो कब देखा जाता है, सितंबर 23 को देखा जाता है। उसके साथ ये एसोसिएट किया गया है। ठीक है, माना जाता है कि अगर हम बात करें, क्योंकि इस दिन क्या होगा, दिन और रात क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर माना गया है कि आयुर्वेदा का भी एक प्रिंसिपल ऑफ एक्यूबिलरम है, जो बॉडी, माइंड और स्पिरिट को क्या करता है, इक्वल बैलेंस में लेकर आता है। ठीक है, और आयुष अगर हम बात करते हैं, आयुष का फुल फॉर्म क्या आता है, आयुर्वेदा योगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है हमारे पास और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसे यहाँ पर संभालती है। ठीक है, और जब भी हम आयुर्वेदा बोलते हैं बेटा, आयुर्वेदा का मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। क्या मतलब होता है इसका, साइंस ऑफ लाइफ, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, और ये इस साल हमने
कुछ इंपॉर्टेंट डेज बनाए थे। जैसे अभी हम नेपाल वाला पढ़ रहे थे तो 21 मार्च को हमने क्या मनाया था बच्चे, तो 21 मार्च को हमने मनाया था वर्ल्ड ग्लेशियर डे। ठीक है, ये आप उसके साथ भी जोड़ सकते हैं, बाद में भी जोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, ये आप इसके साथ जोड़ सकते हैं। अभी हम एक और नया डे मनाएंगे 25 जून को, जिसके बारे में जब आएगा तब बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला आता है बी डे। बी मतलब मधुमक्खियों की यहाँ पर बात हो रही है। ये क्या काम करती हैं बच्चे, तो क्या लिखा है यहाँ पर, कहता है थीम क्या है पहले, बी इंस्पायर्ड बाय नेचर टू नरिश अस ऑल, अंडरस्कोर द इंडिस्पेंसिबल रोल ऑफ बी एंड अदर पॉलिनेटर, जो क्या करते हैं, इकोसिस्टम को हेल्दी बनाते हैं और एग्रीकल्चर और फूड जनरेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा जब हम हनी बी की क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो उसे कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है एपीकल्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है वर्ल्ड मीटेरियोलॉजी डे। कब मनाया जाता है बच्चे, 20 मई को मनाया जाता है। कहता है अगर हम इसकी बात करें, मीटेरियोलॉजी मतलब हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, जिसके अंदर साइंस, ट्रेड, इनोवेशन, एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी सब कुछ आ जाता है। और मीटेरियोलॉजी एक्चुअली में किसकी स्टडी है, तो ये आप कह सकते हैं मॉनसून, ये सब मतलब जितना भी हमारे पास ये है मीटेरियोलॉजी मतलब जितना भी हमारे पास क्या है यार, ये एस्ट्रोनॉमी वगैरह वगैरह इसकी स्टडी है। ठीक है, थीम क्या है इसकी, मेजरमेंट ऑफ ऑल टाइम फॉर ऑल पीपल। ठीक है, चलिए अगला आता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि टेररिस्ट हरकतें तो अभी हमारे सामने कुछ ही दिनों पहले अप्रैल में ही हुई थी अपने पास। ठीक है, अप्रैल में ही हुई थी अपने पास, तो उसी के साथ यहाँ पर हमारे पास जुड़कर आता है। ठीक है, देखिए कहता है नेशनल एंटी टेररिज्म डे हम कब मनाते हैं, 21 मई को। क्यों, क्योंकि 21 मई को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था राजीव गांधी, उनका असैसिनेशन हुआ था कब, 1991 में, जब एक सुसाइड बॉम्बर, और याद रखना सुसाइड बॉम्बर कहाँ से थी, श्रीलंका से, और उनकी पार्टी का नाम क्या था, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलाम। इन्होंने क्या करा था, एक रैली थी राजीव गांधी की, और उस रैली में वो जाती हैं और इस तरीके से शो करती हैं कि वो राजीव गांधी को ट्रिब्यूट दे रही हैं। आगे की तरफ जैसी जाती हैं, बटन ऑन करती हैं और वो बटन ब्लास्ट होता है, खुद भी मरती हैं, 25 लोगों को और मारती हैं, और हमारे कौन मारे जाते हैं, राजीव गांधी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पे, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, इन्हीं की याद में हम एक और डे मनाते हैं जिसे कहा जाता है सद्भावना। ठीक है, क्या कहा जाता है, सद्भावना डे, याद रखना है आपने। और सद्भावना डे को हम हार्मनी डे के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, याद रखना है, सद्भावना दिवस भी कहते हैं, और क्या कहते हैं बेटा इसको हम, हार्मनी डे, याद रखना है आपने। और कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी, राजीव गांधी की। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, राजीव गांधी की अगर हम बात करें बेटा, तो इनके टाइम पीरियड पे जितना इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हुआ है उतना किसी के टाइम पे नहीं हुआ है, ये आप यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, कहता है, अब यहाँ पे गौर करो, GTI लिखा हुआ है। GTI का मतलब हो गया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। क्या बोलेंगे इसको आप, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। ठीक है, अब ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एक प्रकार का इंडेक्स है बच्चे, जिसे कौन लॉन्च करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस इसको लॉन्च करता है, या फिर क्या कहेंगे आप, पेश करता है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये किसके साथ डील करता है कि कितने अटैक हुए, कितने नंबर ऑफ अटैक हुए, कितनी डेथ हुई, कितनी इंजरीज हुई। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी यहाँ पर कि पहली कंट्री कौन सी आती है, बुर्किना फासो, और सेकंड आता है पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर आप सांप पालेंगे बेटा, तो वो सांप कभी ना कभी तो आपके ऊपर भी अटैक करेंगे ना। तो आप गौर करते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान जो कि क्या करता है, टेररिज्म को बहुत ज्यादा पे करता है, या फिर ट्रिब्यूट करता है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं फंडिंग करता है, उसी के ऊपर मतलब सेकंड बड़ा खतरा हमें देखने को मिलता है। और इंडिया का रैंक क्या था इसमें, तो आप याद रखेंगे 14th, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपको डाउट रहेगा वो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।